पुस्तक 36 अध्याय 1 पुनरुत्थान। वास्तेविन पैलेस। एक गुप्त संपदा लोक के भीतर सुगंधित फूलों और पक्षियों के कलरव से भरी खूबसूरत घाटियां थीं। सुनहरे वस्त्र पहने जी निंग घास के ऊपर कमल मुद्रा में विराजमान थे और उनके सामने घास के उस पार एक काला सफेद जैद का टुकड़ा था। यह जैद ताबीज जीवनदायिनी दाव सील थी जिसे सम्राट मनीसील ने एक बार गोलियों के देवता का अनुग्रह प्राप्त करने के लिए निंग को प्रदान किया था। हालांकि यह उनकी सबसे मूल्यवान मोहरों में से एक नहीं थी क्योंकि यह केवल संसार दाव लॉर्ड्स को पुनर्जीवित कर सकती थी। काले सफेद जैड के टुकड़े के बगल में अनगिनत अराजकता रत्नों का एक विशाल पर्वत आकार का ढेर था। ठीक उसी क्षण जब दूर स्थित आर्कन सिल्क्सनो ने जी निंग को मार डाला, गड़गड़ाहट। काला सफेद जैद ताबीज तुरंत चकाचौंध कर देने वाली रोशनी से जगमगा उठा। निंग ने ताबीज में जो सच्ची आत्मा का धागा छोड़ा था वह धीरे धीरे ताबीज की ऊर्जा से खुद को फिर से बनाने लगा, लगभग वैसे ही जैसे कोई शिशु अपनी मां के पेट में पल रहा हो या जैसे कोई जीवन अंडे में आकार ले रहा हो। निंग का सच्चा आत्मा का धागा धीरे धीरे उस सफेद काले जैद ताबीज के भीतर ठीक होने और फिर से बनने लगा, और जैसे जैसे उसका ज्यादा हिस्सा ठीक होता गया उसे धीरे धीरे मानसिक स्पष्टता भी मिलने लगी। अभी अभी मुझे मार दिया गया था और मैं अपनी चेतना को अनंत अंधकार में डूबता हुआ महसूस कर सकता था। अब जब मैं वापस आ गया हूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मुझे अनंत प्रकाश में वापस ला दिया गया हो। मरने और फिर से जिंदा होने के इस अनुभव ने निंग को सचमुच और पूरी तरह से स्तब्ध कर दिया था। निंग को तुरंत ही दाव की असली प्रकृति के बारे में एक नया नजरिया मिल गया। थ्रूम। निंग की चेतना ने तुरंत बाहरी दुनिया से ऊर्जा अवशोषित करना शुरू कर दिया। उसके अवतार ने बहुत पहले जो अराजकता रत्न तैयार किए थे वे तुरंत सक्रिय हो गए और उनकी ऊर्जा बिना रुके निंग में खींचने लगी। फू। सफेद वस्त्रधारी निंग आसमान से उतरा और सुनहरे वस्त्रधारी निंग से नजरें मिलाईं। दोनों के चेहरों पर उदासी छाई हुई थी, बस चिंता का भाव था। दाव सील की बदौलत मेरा असली शरीर तो सुधर गया, लेकिन भाई नाइनडस्ट। निंग चिंतित था। आर्कॉन सिल्क्सनो ने हेगेमॉन को प्रकट होते देखा, लेकिन फिर भी उसने मुझे मारने का फैसला किया, चाहे इसकी कोई भी कीमत क्यों न चुकानी पड़े। वह शायद मेरे छोड़े हुए खजानों की तलाश में था। नाइनडस्ट मेरी संपत्ति दुनिया में छिपा था। मुझे उम्मीद है कि वह आर्कॉन सिल्क्सनो के हाथों में न पड़े। फुफ। बस एक विचार के साथ निंग इस संपत्ति दुनिया से बाहर निकल गया। एस्टेट वर्ल्ड के बाहर वास्तेवन पैलेस के भीतर जी निंग का निवास था। गुरुजी। दूर एक चट्टान के ऊपर अकेली बैठी अग्नि वस्त्रधारी महिला ने मुस्कुराहट प्रकट की। यूजी। निंग ने उसे देखकर मुस्कुराया। गुरुजी, आपका असली रूप क्यों लौट आया है? सु यूजी को बहुत आश्चर्य हुआ। उसने पिछले कुछ साल लगभग पूरे वास्तेवन महल में बिताए थे, लेकिन उसे अक्सर सिर्फ सुनहरे वस्त्रधारी अवतार ही दिखाई देते थे। निंग हंसा। मुझे भी हार का सामना करना पड़ा। आपको कौन हरा पाया, गुरु? सु यूजी को यकीन नहीं हुआ। उसके गुरु तो डाउ लॉर्ड्स में लगभग अजेय थे, है ना? हाँ, मैं ऐसी शर्मनाक घटना के बारे में विस्तार से बात नहीं करना चाहता। पिलसेंट कहाँ है? क्या वह अभी भी अपनी गोलियां बना रहा है? निंग ने पूछा। हाँ, पिलसेंट पूरी तरह से गोलियों का दीवाना हो गया है, सु यूजी ने कहा। अचानक पूरे वास्तेविन महल में एक स्पेस टाइम लहर दौड़ गई। सु यूजी ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन निंग के चेहरे पर घबराहट के भाव थे। वह निंडस्ट की सुरक्षा को लेकर चिंतित था, इसलिए उसने तुरंत लहर की दिशा में सम्मानपूर्वक झुककर प्रणाम किया। नमस्कार हेगेमॉन। निंग के सामने स्पेस टाइम में एक गहरा काला सा चीरा दिखाई दिया और उसके बाद उसमें से बर्फ की पोशाक पहने सफेद दाढ़ी वाला एक बूढ़ा आदमी निकला जिसके सिर पर 6 सींग थे। निंग को देखते ही उसने हैरानी से कहा, डार्कनॉर्थ, क्या तुम सच में अभी भी जिंदा हो? जब निंग ने हेगेमॉन को देखा तो उसने राहत की सांस ली। ऐसा इसलिए क्योंकि उसे आभास हो गया था कि उसके हथियार और खजाने सब हेगेमॉन पर थे। जाहिर है हेगेमॉन ने ही उन्हें उसके लिए उठाया था। बहुत पहले हेगेमॉन, आपने मेरे लिए उस वैकल्पिक ब्रह्मांड में प्रवेश की व्यवस्था की थी। मैं इतना भाग्यशाली था कि मुझे सम्राट मनीसील द्वारा गढ़ी गई एक जीवन रक्त दाव सील प्राप्त हुई। निंग ने कहा, यह सब उस दाव सील की बदौलत ही था कि मैं बच पाया। मैनीसील से एक जीवनदायिनी दाव सील। हेगेमॉन ब्राइटशो ने धीरे से सिर हिलाया। कोई आश्चर्य नहीं कि तुम बच गए। मैनीसील एक बेहद घमंडी और एकाकी व्यक्ति है। अगर तुम उसका ध्यान आकर्षित करने में कामयाब रहे तो तुम्हें जरूर बहुत अच्छा अनुभव हुआ होगा। निंग मन ही मन बुदबुदाया। मनीसील की रुचि जगाने से उसका कोई लेना देना नहीं था। दरअसल वह सम्राट मनीसील से कभी मिला भी नहीं था। ये सब इसलिए था क्योंकि वह व्यक्ति गोलियों के देवता की कृपा पाना चाहता था, इसीलिए उसने निंग को दाव मुहर प्रदान की थी। ओह ठीक है, ये रहे तुम्हारे खजाने। हेगेमॉन ब्राइटसील ने अपना हाथ हिलाया, जिससे 6 उत्तरी धनुष तलवारें, हेगेमॉन कवच, संपदा जगत और कई अन्य खजाने निंग की ओर उड़ चले। खास तौर पर 6 उत्तरी धनुष तलवारें कांपने लगीं। जाहिर है वे अपने स्वामी को फिर से देखकर बेहद उत्साहित थीं। निंग ने हाथ हिलाकर सारे खजाने स्वीकार कर लिए। कुछ उसने जमा कर लिए और कुछ उसने पहन लिए। 6 उत्तरधनुष तलवारें उसकी पीठ पर म्यान में वापस चली गईं। निंग आखिरकार इन खजानों को पाकर निश्चिंत हो गया। उसने ये खजाने कई खतरनाक कारनामों के बाद हासिल किए थे। अगर वह इन्हें खो देता तो उसका दिल सचमुच टूट जाता। निंग को ये भी एहसास हो गया कि निंडस्ट सेक्लॉर्ड अभी भी उसकी संपत्ति दुनिया में सुरक्षित है। ये देखकर निंग के चेहरे पर मुस्कान आ गई। शुक्रिया हेगेमॉन, ये क्रिम्सन वेव मंदिर के वो फल हैं जिनका मैंने वादा किया था। निंग ने तुरंत एक हरे रंग का लौकी पेश किया जो क्रिम्सन वेव मंदिर के बचे हुए सभी फलों से भरा हुआ था। मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकता। हेगेमॉन ब्राइटशो मुस्कुराया और अपना सिर हिलाया।
तुमने मुझसे अपनी जान बचाने के लिए कहा था, और अगर मैंने ऐसा किया होता तो मैं ये फल स्वीकार कर लेता। लेकिन मैं थोड़ा धीमा था, और आर्कॉन सिल्क्सनो ने मेरे वहां होने के बावजूद कोई दया नहीं दिखाई। मैं तुम्हें नहीं बचा पाया। तुमने उस दाव सील की बदौलत खुद को बचाया, जो फिर से जिंदा हो गई। मैं कैसे स्वीकार कर सकता हूँ? ये फल मेरे खजाने के एक हिस्से से ज्यादा कुछ नहीं है, निंग ने जल्दी से कहा। हेगेमॉन, आपने मेरे सारे खजाने मुझे भेज दिए। ये बहुत महत्वपूर्ण है, खासकर मेरे जीवन रक्त हथियार। डार्कनॉर्थ आपके प्रति अपार कृतज्ञता से भरा है। असफलता तो असफलता ही होती है। हेगेमॉन ब्राइटशो ने सिर हिलाया। मैं तुम्हारे जैसे नौजवान के खजाने का लालच नहीं करूंगा। निंग कुछ अवाक रह गया। फिर भी उच्च स्तरीय व्यक्तियों में आमतौर पर असाधारण स्तर का अभिमान होता था। हर किसी की अपनी एक सीमा होती थी जिसे वे बिना किसी ठोस कारण के पार नहीं करते थे। लेकिन निश्चित रूप से एक पर्याप्त रूप से आकर्षक खजाना उनके लिए अपनी सीमा पार करने का एक अच्छा कारण हो सकता है। उदाहरण के लिए, एक पूरी तरह से अक्षत क्षेत्र किसी भी हेगेमॉन को पागल करने के लिए पर्याप्त होगा। हालांकि निंग केवल एक डाउनलॉर्ड था। हेगेमॉन ब्राइटशो को वास्तव में उसकी वस्तुओं में कोई खास दिलचस्पी नहीं थी। अगर उसे पता भी होता कि निंग के पास एक ओमनीगेडन ब्लड फ्रूट का पेड़ है, तब भी उसे कोई परवाह नहीं होती। हरा भरा नीला आत्मा उसे थोड़ा दिलचस्प लग सकता था, लेकिन फिर भी वह उसके लिए पागल नहीं होता। ऐसा इसलिए था क्योंकि हरे भरे नीला आत्मा का इस्तेमाल करके उस पर नियंत्रण पाने से पहले किसी को पहले एक कैओस प्रिमोडियल ढूंढना पड़ता था। ये याद रखना जरूरी था कि ऑटॉक्स के लिए भी कैओस प्रिमोडियल ढूंढना एक अविश्वसनीय रूप से कठिन काम था। हेगेमॉन ब्राइटशो जैसे व्यक्ति के लिए तो और भी मुश्किल, जो हमेशा से फ्लेमेड ड्रैगन रियल्म्स में रहता था। दूसरे शब्दों में, अगर उसे निंग के सारे खजानों के बारे में पता भी होता तो भी वह इतना बेशर्म नहीं होता कि निंग से चोरी करे। और हाँ, उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि निंग के पास हरे भरे नीले आत्मा जैसे खजाने हैं। तो निंग की आंखें अचानक चमक उठीं। उसने तुरंत कहा, डार्कनॉर्थ को तुमसे कुछ पूछना है। ओह, हेगेमॉन ब्राइटशो ने निंग की ओर देखा। मुझे कुछ कीमती सामग्री चाहिए। निंग ने हाथ हिलाया, जिससे उसके बगल में हवा में तुरंत ढेर सारे अक्षर प्रकट हो गए। पाठ में उन ढेरों सामग्रियों का वर्णन था जिनकी निंग को तलवार दाव शरीर तकनीक के तीसरे स्तर तक पहुंचने के लिए जरूरत थी। आखिरकार उसका पिछला शरीर नष्ट हो चुका था। हालांकि उसने अपना असली शरीर फिर से बना लिया था, लेकिन उसका बहाल शरीर उसका साधारण शरीर ही था। उसकी सुरक्षात्मक दिव्य क्षमता, उसकी 9 नवीनता कलाएं, वे सब लुप्त हो चुकी थीं। उसे 9 नवीनता कलाओं की परवाह नहीं थी, क्योंकि वे पहले से ही थोड़ी कमजोर होती जा रही थीं। लेकिन सुरक्षात्मक दिव्य क्षमता अभी भी काम की थी। इससे पहले जब निंग ने आर्कॉन सिल्क्सनो के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी, तो हार्टस्वॉर्ड की सफलता से पहले जब उसे वापस मारा जा रहा था, तब उसकी मृत्यु न होने का कारण ठीक यही था कि उसकी सुरक्षात्मक दिव्य क्षमता बहुत शक्तिशाली थी। लेकिन निश्चित रूप से, अगर वह चौथे स्तर तक प्रशिक्षण लेना चाहता था, जहां उसका शरीर एक उच्च श्रेणी के शाश्वत खजाने के बराबर होगा, तो उसे जितने खजाने खर्च करने होंगे, उससे एक हेजमोन को भी कुछ दर्द होगा। निंग को संदेह था कि उसका ओनिगेडन ब्लड फ्रूट वृक्ष भी पर्याप्त नहीं होगा। मुझे याद है कि पिछली बार तुमने ये चीजें खरीदी थीं। हेगेमॉन ब्राइटशो ने हंसते हुए कहा। मुझे इस दिव्य क्षमता को फिर से प्रशिक्षित करना होगा, निंग ने बेबसी से कहा। अगर मैं अपने बचे हुए फलों का इस्तेमाल करके उन्हें बेच दूं, तो ये काफी होगा, है ना? बस, बहुत हो गया। हेगेमॉन ब्राइटशो मुस्कुराया। उसे वह बच्चा और भी ज्यादा पसंद आने लगा था। वह सचमुच उन फलों को पाना चाहता था, लेकिन वह निंग, एक साधारण डाउनलॉर्ड, का फायदा बिल्कुल नहीं उठाने वाला था। निंग ने जिन सामग्रियों की मांग की थी, वे असल में इन फलों के बराबर ही कीमती थीं। हालांकि अगर निंग अपने फलों का व्यापार करना चाहता, तो वह या तो दाव गठबंधन या प्राचीन साधकों के साथ उनके बदले व्यापार कर सकता था, और शायद उसे बेहतर सौदा मिल जाता। आखिरकार ये फल अनंत सम्राटों के लिए दुर्लभ और ज्यादा महत्वपूर्ण थे। मैं ये फल स्वीकार करूंगा और तुरंत सामग्री इकट्ठी करूंगा। मैं इन्हें 1 महीने के भीतर वास्तहेवन महल पहुंचाने की व्यवस्था करूंगा। हेगेमॉन ब्राइटशो ने हरे रंग का लौकी स्वीकार कर लिया। और तुम्हें ये बात गुप्त रखनी चाहिए कि तुम वास्तहेवन महल में हो। आर्कन सिल्क्सनो को पता न चले। समझ गया, निंग ने तुरंत कहा। अभी भी वह आर्कन सिल्क्सनो का मुकाबला नहीं कर पाया था। अगर वह सचमुच हमला करता है, तो तुम तुरंत मुझसे मदद मांग सकते हो। मैं सीधे स्पेस टाइम को चीरता हुआ वास्टहेवन पैलेस पहुंच जाऊंगा, हेगेमॉन ब्राइटशो ने कहा। पिछली बार मैं थोड़ा धीमा था क्योंकि मुझे ठीक से पता नहीं था कि तुम कहाँ हो। मुझे तुम्हारे सेवक के क्लोन पर निर्भर रहना पड़ा था जो मुझे रास्ता दिखा रहा था। अगली बार मैं बहुत तेज हो जाऊंगा, क्योंकि मैं सीधे वास्टहेवन पैलेस पर उतर सकता हूँ। हालांकि मैं तुम्हारी ओर से केवल एक बार ही हस्तक्षेप करूंगा। तुम्हारे सामने आने वाले किसी भी अन्य खतरे का समाधान तुम्हें स्वयं करना होगा। समझ गया, निंग ने सिर हिलाया। हेगेमॉन और आर्कॉन्स के लिए डाउनलॉर्ड्स वास्तव में उतने मायने नहीं रखते थे। हालांकि कुछ डाउनलॉर्ड्स अविश्वसनीय रूप से प्रतिभाशाली थे, लेकिन एक बार उनका जीवनकाल समाप्त हो जाने पर वे लगभग सभी नष्ट हो जाते थे। उदाहरण के लिए, हेगेमॉन ब्राइटशो आर्कॉन सिल्क्सनो को अपने से कहीं ज्यादा शक्तिशाली होने के बावजूद अपने समकक्ष मानता था, लेकिन जब वह डाउनलॉर्ड्स को देखता तो उन्हें बच्चों की तरह देखता। चाहे वे कितना भी हंगामा क्यों न मचाएं, वे फिर भी बच्चे ही रहेंगे। ऐसा कोई डाउनलॉर्ड कभी नहीं हुआ जो हेगेमॉन्स और आर्कॉन्स के साथ बराबरी का व्यवहार कर सके। फुफकार, हेगेमॉन ब्राइटशो ने स्पेस टाइम में एक छेद कर दिया, फिर उसमें कदम रखा और चला गया।
पुस्तक 36 अध्याय 2 विदाई। वह हेगेमॉन ब्राइटशो कौन था? अब जाकर सू यूजी ने बोलने की हिम्मत की। हाँ, जी निंग ने सिर हिलाया। मास्टर, अभी अभी आपने कहा था आर्कन सिल्क स्नो। सू यूजी ने काफी कुछ सुन लिया था और अब कहानी का बहुत कुछ जान गया था। निंग ने तुरंत निर्देश दिया, तुम ये जानकारी सार्वजनिक नहीं कर सकते, नहीं यह तथ्य उजागर कर सकते हो कि मैं एक दाव सील की बदौलत वापस जिंदा हुआ हूँ। एक बार आर्कन सिल्क स्नो को पता चल गया तो उसके स्वभाव को देखते हुए वह इस मामले को यूं ही नहीं छोड़ेगा। हालांकि हेगेमॉन ब्राइटशो ने मदद का वादा किया था, लेकिन उसका एक बार मेरी मदद करना ही मेरे लिए बड़ी इज्जत की बात है। आखिरकार आर्कन सिल्क स्नो से निपटने के लिए मुझे अपने ही हुनर पर निर्भर रहना होगा। लेकिन हम बात कर रहे हैं आर्कन सिल्क स्नो की। यह सू यूजी बेहद चिंतित थी। उसका स्वामी चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, वह तो बस एक दावलॉर्ड ही था। वह पवित्र नगरों के 8 शक्तिशाली स्वामियों में से एक आर्कन सिल्क स्नो से कैसे लड़ सकता था? इसकी चिंता तुम्हें नहीं करनी चाहिए, निंग ने निर्देश दिया। फिर उसने हाथ हिलाया, जिससे चांदी के वस्त्र पहने एक आदमी उसके बगल में प्रकट हुआ। वह नाइन डस्ट सेक्ट लॉर्ड था, डार्कनॉर्थ। जब नाइन डस्ट ने निंग को देखा तो उसके चेहरे पर खुशी के भाव उभर आए। तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा? शुक्र है, मुझे चिंता थी कि तुम्हें कुछ हो जाएगा। हाँ, तुम इस बात से चिंतित थे कि मुझे कुछ हो जाएगा और तुम बच नहीं पाओगे, है ना? निंग ने चिढ़ाते हुए कहा। तुम मूर्ख हो, मैं वास्तव में तुम्हारे बारे में चिंतित था, नाइन डस्ट ने गुस्से का नाटक करते हुए कहा। निंग हंसा, फिर आह भरते हुए बोला, तुम्हारी चिंताएं बेवजह नहीं थीं। मैं सचमुच आर्कन सिल्क स्नो के हाथों मारा गया। क्या तुम मर गए? नाइन डस्ट चौंक गया। मैंने एक बार एक खास खजाना हासिल किया था जिससे एक दावलॉर्ड को दोबारा जिंदा किया जा सकता है। निंग ने असल में जो हुआ था उसे छिपाए बिना आसपास के इलाके की ओर इशारा किया। देखो, हम पहले से ही वास्तेविन पैलेस में हैं। और तुम्हारा क्या? असल में हेगेमॉन ब्राइटशो ने ही दखल देकर तुम्हें बचाया था। नाइन डस्ट को समझ आने लगा। कुछ क्षण बाद वह खिलखिलाकर हंसा। हेगेमॉन ब्राइटशो, वह हमेशा से हम प्राचीन साधकों के प्रति शत्रुता से भरा रहा है। वह मुझे बचाने के लिए अपनी सीमा से बाहर नहीं जा सकता था। मुझे लगता है कि उसने तुम्हारी वजह से हस्तक्षेप किया होगा। असल में मैं जिस व्यक्ति का ऋणी हूँ वह अब भी तुम ही हो। स्पष्ट रूप से ब्राइटशो साम्राज्य और प्राचीन साधकों के बीच लंबे समय से चल रहे झगड़े ने नाइन डस्ट को हेगेमॉन ब्राइटशो के प्रति कोई सद्भावना नहीं दी। ओह ठीक है, मैं तुम्हें कुछ स्पष्ट करना चाहता हूँ, नाइन डस्ट ने कहा। उसका चेहरा अचानक गंभीर हो गया। यह क्या है? निंग ने पूछा। नाइन डस्ट ने पास खड़े सू यूजी की ओर देखा। अचानक उसने अपनी अमर ऊर्जा से एक ऐसा अवरोध खड़ा कर दिया जिसने उन्हें बाहरी दुनिया से पूरी तरह अलग कर दिया। नाइन डस्ट के चेहरे पर मिले जुले भाव थे जब उसने कहा, डार्कनॉर्थ, हमने कई मौकों पर साथ मिलकर जिंदगी और मौत का सामना किया है। शुरुआत में हम ताकत के मामले में बराबर थे और बाद में भी तुम मुझसे बस थोड़े ही ज्यादा ताकतवर थे। हालांकि धीरे धीरे तुम और भी ज्यादा ताकतवर होते गए हो। जब हम एओनियन साम्राज्य के भीतर ऑटॉक की जागीर दुनिया में थे तो मैं बस तुम्हें देखता ही रह गया था जब तुम ज्वाला जंतुओं और समुद्री ड्रैगन से लड़ रहे थे। बाद में मैं बस तुम्हें आर्कन सिल्क स्नो से लड़ते हुए देखता ही रह गया। अब मैं और भी ज्यादा महसूस कर रहा हूँ कि हमारे बीच कितनी बड़ी खाई बन गई है। निंग दंग रह गया। धीरे धीरे मुझे एहसास भी नहीं हुआ तुम ताकत में मुझसे पूरी तरह आगे निकल गए हो। अगर हम साथ साथ साहसिक कार्य करते भी रहें तो भी यह वास्तव में कारगर नहीं होगा। मेरे लिए एक अच्छी परीक्षा तुम्हारे लिए बहुत आसान होगी, जबकि तुम्हारे लिए उपयुक्त साहसिक कार्य मेरे लिए बिल्कुल घातक होगा। नाइन डस्ट ने आह भरी। अगर ऐसा ही चलता रहा तो ये हम दोनों के लिए अच्छा नहीं होगा। निंग ने धीरे से सिर हिलाया। वह समझ गया कि निंग डस्ट क्या कह रहा था, लेकिन क्या वे दोनों, जो जीवन भर के भाई थे, अलग होने वाले थे? मैंने एक वोइडजी जेडसील का इस्तेमाल किया है और एक ऑटॉक के दाव से मार्गदर्शन प्राप्त किया है। फिर 300 से ज्यादा हेगेमोनिक विरासतों का अध्ययन किया है। इन सभी संयोगों की बदौलत मुझे लग रहा है कि दावमज में मेरी संभावनाएं और भी बेहतर होती जा रही हैं। नाइन डस्ट की आंखें उत्सुकता से चमक उठीं। इसलिए मैं खुद को यूं ही रुकने नहीं दे सकता। मुझे साहसिक कार्य करते रहना होगा और खुद को परखते रहना होगा ताकि मैं दावमज में अपनी संभावनाओं को बेहतर बना सकूं। या तो मैं दावमज में सफल हो जाऊंगा या अपने साहसिक कारनामों में मर जाऊंगा। डार्कनॉर्थ, नाइन डस्ट ने निंग की ओर देखा। चलो यहीं अलग हो जाते हैं। तुम्हें अपना साधना पथ चलना है और मुझे अपना दावमज पथ शुरू करना है। निंग कुछ देर चुप रहा। आखिरकार उसने सिर हिलाया। बहुत अच्छा, मेरा अवतार यहीं वास्तेविन पैलेस में रहेगा। अगर आपको किसी चीज की जरूरत हो तो आप बस यहाँ संदेश भेज सकते हैं। मुझ तक पहुँचना आपके लिए उतना ही आसान होगा। आपको बस प्राचीन सत्य के महल को संदेश भेजना होगा, नाइन डस्ट ने कहा। प्राचीन सत्य के महल की शाखाएं दाव गठबंधन के सभी 8 पवित्र नगरों में हैं। सच तो ये है कि हम प्राचीन साधक ही इसके पीछे हैं। एक बार जब आप प्राचीन सत्य के महल को संदेश भेजेंगे तो ये स्वाभाविक रूप से प्राचीन साधकों तक संदेश पहुंचा देगा और मेरे अवतार को तुरंत सूचित कर दिया जाएगा। नाइन डस्ट के चेहरे पर एक बहुत ही जटिल भाव था, लेकिन उसने एक बड़ी मुस्कान छिपाई। डार्कनॉर्थ, तुम अगली बार कहाँ साहसिक यात्रा पर जाने की योजना बना रहे हो? टेरास्टाजिया की गहराई में, या अभी मुझे कोई जल्दी नहीं है। मैं कुछ समय के लिए चुपचाप ध्यान करने जा रहा हूँ। मुझे अभी अभी आर्कन सिल्क स्नो ने मारा था। उसने मुझे मार डाला और फिर उस दाव सील ने मुझे वापस जिंदा कर दिया। मृत्यु और पुनर्जन्म की इस प्रक्रिया ने मुझे कई नई अंतर्दृष्टियां प्रदान की जिन पर मैं ध्यान करना चाहता हूँ, निंग ने कहा। समझ गया।
नाइनडस्ट ने गहरी सांस ली, फिर गंभीरता से कहा, भाई मैं अब जा रहा हूँ। सावधान रहना, और उस आर्कन सिल्क स्नो वाले से खास तौर पर सावधान रहना। वह हार मानने वाला नहीं है, चाहे सिर्फ उस दायरे का हिस्सा पाने के लिए ही क्यों न हो। निंग ने नाइनडस्ट की तरफ देखा। वह जानता था कि आज एक बार अलग होने के बाद मुमकिन है कि वे फिर कभी एक दूसरे को न देख पाएं। तुम्हें भी अपने रोमांचों में सावधानी बरतनी होगी। ध्यान रखना कि तुम जल्दी मौत न मरो। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। तुम अपने दांवमज में जरूर कामयाब होगे। निंग ने कहा, हाँ, ठीक है, मैं अपने दांवमज में जरूर कामयाब होऊंगा। दरअसल हम दोनों कामयाब होंगे। हाँ, मैं अब जा रहा हूँ। मुझे दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। नाइनडस्ट तुरंत आसमान में उड़ गया। निंग ने अपना सिर उठाया और देखा कि आकाश में मौजूद अवरोध स्वतः ही अलग हो गए और नाइनडस्ट को जाने दिया। आकाश में प्रकाश की एक किरण चमकी, जिसके बाद दूर से एक आयामी लहर दिखाई दी। प्रकाश की किरण उस लहर में समा गई और फिर बिना किसी निशान के गायब हो गई। निंग चुपचाप सिर उठाए देखता रहा। अपना ख्याल रखना। काफी देर तक सोचने के बाद निंग ने आखिरकार ये आखिरी शब्द बुदबुदाए। गुरुजी, सु यूजी ने कहा। नाइनडस्ट द्वारा खड़ी की गई अमर ऊर्जा की बाधा के कारण वह उस बातचीत को सुन नहीं पाई थी। सब ठीक है। निंग कुछ निराश और हताश महसूस कर रहा था। दरअसल उसे साधना का अपना मार्ग अपनाना था, नाइनडस्ट की तरह। आखिरकार नाइनडस्ट तो दांवमज पर ध्यान केंद्रित करना चाहता था। जहां तक निंग की बात है, दांवमज में उसकी संभावनाएं अभी भी बहुत कम थीं। शून्य सागर की जेड सील्स उसके लिए बहुत कम या बिल्कुल भी उपयोगी नहीं थीं, जबकि हेगेमोनिक विरासतें केवल संदर्भ के रूप में ही उपयोगी थीं। आखिरकार उन हेगेमॉन्स में से किसी के पास भी निंग के ओमेगा स्वॉर्ड दाव जितना जटिल दाव नहीं था। यहाँ तक कि ऑटॉप का दाव भी केवल एक मार्गदर्शक के रूप में ही उपयोगी था, क्योंकि ऑटॉप ने दाव लॉर्ड के रूप में ओमेगा दाव पर चढ़ाई नहीं की थी। फिलहाल मेरा लक्ष्य जल्द से जल्द चौथे चरण का दाव लॉर्ड बनना होना चाहिए। एक बार जब मैं उस स्तर पर पहुंच जाऊंगा तो मैं अपने दुश्मनों से लड़ने के योग्य हो जाऊंगा, और मेरे पास इतने खजाने हासिल करने का भी मौका होगा कि मैं किसी ऑटॉक से स्पेस टाइम को उलटने और अपनी पत्नी को पुनर्जीवित करने के लिए कह सकूं। नाइनडस्ट का लक्ष्य हालांकि दावमज है। मुझे उम्मीद है कि वह इसमें सफल होगा। आने वाले दिनों में निंग ने सबसे पहले सम्राट सोलिस्की से मुलाकात की। सम्राट सोलिस्की को तुरंत पता चल गया था कि निंग ने नाइनडस्ट को जाने दिया है, इसलिए निंग को सम्राट सोलिस्की को सलाह देनी पड़ी कि वह ये बात किसी को न बताएं कि निंग का असली शरीर वास्तेवेन महल में है। जल्द ही आधे महीने के बाद ब्राइट शो साम्राज्य का एक दावलॉर्ड खजाना लेकर आया। उसी दिन वास्टहेवन पैलेस, डार्कनॉर्थ की जागीर। मैं थोड़ी देर घूमने जाने की योजना बना रहा हूँ। इस समय केवल आप, बड़े भाई सोलिस्की और आप दोनों ही जानते हैं कि मैं वास्टहेवन पैलेस में हूँ। आपको ये जानकारी बिल्कुल नहीं बतानी चाहिए, अन्यथा हम पर विपत्ति आ पड़ेगी। निंग ने सम्राट सोलिस्की, सु यूजी और पिलसेंट की ओर देखा। चिंता मत करो, सम्राट सोलिस्की ने सिर हिलाया। गुरुजी, मैं आपके साथ चलना चाहता हूँ, सु यूजी ने तुरंत कहा। पिलसेंट ने सहमति जताते हुए अपना मुंह खोला। जरूरत नहीं है, निंग ने बीच में ही टोकते हुए कहा। मैं बस नई अंतर्दृष्टि की खोज करने और दाव का ध्यान करने जा रहा हूँ। अकेले यात्रा करना ज्यादा बेहतर होगा। सु यूजी और पिलसेंट केवल सिर हिला सके। मैं अब जा रहा हूँ। अगर तुम मुझे कुछ बताना चाहते हो तो मेरे अवतार को बता सकते हो। अपनी बात पूरी करने के बाद निंग एक कदम आगे बढ़ा और शान से वास्टहेवन महल की दीवारों को पार करते हुए आसमान में गायब हो गया। वास्तेवेन महल वास्तेवेन एववर्ल्ड के भीतर स्थित था, जो एक एववर्ल्ड होने के नाते स्वाभाविक रूप से एक अविश्वसनीय रूप से विशाल स्थान था। यहाँ अनगिनत जीव रहते थे और कुछ स्थानों पर विशेषज्ञ बादलों की तरह आम थे। यहाँ तक कि कुछ पैतृक अमर और यहाँ तक कि अराजकता अमर भी थे जो इसी स्थान से उत्पन्न हुए थे। कुछ अन्य स्थान ऐसे भी थे जहाँ विशेष भौगोलिक स्थिति के कारण केवल नश्वर लोग ही रहते थे और कोई साधक नहीं था। फुस निंग धीरे धीरे उस सदाबहार दुनिया से गुजरा। हालांकि उसमें कई खतरनाक जगहें थीं, लेकिन निंग की ताकत को देखते हुए वहाँ ऐसा कुछ भी नहीं था जो उसे खतरा बन सके। दरअसल जिस सम्राट ने इस सदाबहार दुनिया की स्थापना की थी, वह भी मौजूदा निंग से काफी कमजोर था। यह क्षेत्र बहुत दिलचस्प है। निंग ने दूर एक विशाल क्षेत्र को देखा जो करोड़ों किलोमीटर तक फैला हुआ था। यह एक ऐसा क्षेत्र था जो पूरी तरह से एक विशाल बंजर दलदल से घिरा हुआ था। परिणामस्वरूप ये बाहरी दुनिया से पूरी तरह अलग था। ये साधारण मनुष्यों का देश था और यहाँ तक कि सबसे श्रेष्ठ साधक भी अधिक से अधिक दिव्य अमर स्तर के थे। उनके लिए इस विशाल दलदल को पार करके बाहरी दुनिया तक पहुँचने का कोई रास्ता नहीं था और इसलिए यह अपने आप में एक आत्मनिर्भर क्षेत्र था। यह उजाड़ दलदल संभवतः प्राकृतिक रूप से तब बना होगा जब सर्वव्यापी सृष्टि का निर्माण हुआ था। यहाँ तक कि कुछ कमजोर दावलॉर्ड भी इसे पार करने में सक्षम नहीं थे। 7 राज्य वर्चस्व के लिए लड़ रहे हैं। निंग ने विशाल भूमि को घूरा, फिर थोड़ा सिर हिलाया। इस जगह पर हर पल अनगिनत जीव मर रहे हैं। तो ठीक है, यही वह जगह होगी। यहाँ मैं नश्वरता के रहस्यों की, जीवन और मृत्यु के रहस्यों की खोज करूंगा। पुस्तक 36, अध्याय 3, बोल्डर परिवर्तन। इस विशाल क्षेत्र में 7 राष्ट्र प्रभुत्व के लिए संघर्ष कर रहे थे। यहाँ की साधना प्रणाली बाहरी दुनिया से बिल्कुल अलग थी। 3 प्रमुख चरण थे जिन्हें योद्धा, गुरु और महागुरु कहा जाता था। महागुरु स्तर तक पहुँचना बाहरी दुनिया में शून्य स्तर के पृथ्वी अमर बनने के समान था। जी निंग ने स्वयं को रूपांतरित किया और इस क्षेत्र में प्रवेश किया और असंख्य जीवों को जन्म लेते और मरते हुए देखते हुए इसका वास्तविक अनुभव और इसमें रहना शुरू किया।
वाह! एक शिशु एक बड़े मनों के भीतर पैदा हुआ, जोर जोर से रो रहा था। सफेद वस्त्र पहने निंग हवेली के बाहर प्रकट हुए। उनका शरीर धुंधला हो गया, फिर एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति में बदल गया जिसके हाथ में एक झंडा था। झंडे पर 2 साधारण अक्षर थे जिनका अर्थ था भविष्यवक्ता। वह हवेली के सामने चले गए, फिर हवेली के 2 पहरेदारों से बोले, ये युवा स्वामी भाग्य के माध्यम से मुझसे जुड़ा हुआ है। तुम्हारे जैसा घटिया ज्योतिषी उससे जुड़ा हुआ है। भागो, भाड़ में जाओ। दोनों पहरेदारों ने तुरंत इस ज्योतिषी पर चिल्लाते हुए उसे भगा दिया। निंग ने खुद को गुस्सा नहीं होने दिया। जब उसे धक्का देकर पीछे धकेला गया तो वह जोर से चिल्लाया, लेकिन क्या हम वाकई नियति से जुड़े हैं? इस जागीर में इस दिन जो बच्चा पैदा हुआ वह जागीर मालिक का इकलौता बच्चा था। उसका नाम जुहू था। 3 साल बाद सफेद वस्त्र पहने निंग एक बार फिर इस एस्टेट के बाहर प्रकट हुआ। उसने दूर से कीचड़ में खेल रहे 10 से ज्यादा बच्चों को घूरा, फिर हल्का सा मुस्कुराया। उसका शरीर धुंधला गया और वह लाल कपड़े पहने 4 साल के बच्चे में बदल गया। फिर नंगे पांव दूसरों की ओर दौड़ा। तुम कहाँ से हो? मैं तुमसे पहले कभी क्यों नहीं मिला? बोलने वाले बच्चे का उपनाम वांग था और वह जागीर के मालिक का इकलौता बेटा था। वांग जुहू का रुतबा बहुत ऊंचा था और वह अपने सामने लाल होंठों और सफेद दांतों वाले बच्चे को हैरानी से देखता रहा। तुम्हारा कोई काम नहीं? लाल कपड़ों वाला बच्चा बहुत ही दबंग अंदाज में बोला। अरे, तुमने मिट्टी से बहुत अच्छी कलाकृति बनाई है, मुझे दिखाओ। कहते हुए उसने घोड़े के आकार की मिट्टी की मूर्ति को पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया। प्लॉप! वह चीज पूरी तरह से टूट गई। यह तुम? बच्चा वांग जुहू आंखें फाड़े घूर रहा था। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे थे और वह इतना गुस्से में था कि दांत पीसने लगा। वापस करो। कहते हुए वह लाल कपड़े पहने बच्चे को घूंसा मारने के लिए आगे बढ़ा। इसे पीटें। अन्य सभी बच्चे भी इस नए अजीब बच्चे को चिढ़ाने में उसके साथ शामिल हो गए। तुम मुझे मारना चाहते हो? लाल कपड़े पहने बच्चे ने एक झटके से झपट्टा मारा और जुहू के नितंब पर एक लात मारी जिससे वह जमीन पर गिर पड़ा। वाह! जुहू शर्मिंदा भी था और गुस्से में भी। सिसकते हुए वह अपने पैरों पर खड़ा हुआ और लाल कपड़ों वाले बच्चे की ओर बढ़ता रहा। क्या हो रहा है? तुम सब क्यों लड़ रहे हो? हवेली के कुछ मेहमानों ने देखा कि यहाँ क्या हो रहा है। लाल कपड़ों वाला बच्चा तुरंत भागने लगा और जल्द ही दूर जंगलों में जाकर गायब हो गया। जुहू जागीर के स्वामी का इकलौता पुत्र था। उसी रात उसे भयंकर बुखार हुआ जिससे वह बेहोश हो गया। इससे जागीर का स्वामी भयभीत हो गया और उसने तुरंत एक वैद्य को बुलवाया, लेकिन 3 दिन बाद जुहू चमत्कारिक रूप से अपने आप ठीक हो गया। उसकी शक्ति तेजी से बढ़ने लगी और उसकी साधना की प्रतिभा भी अद्भुत होती गई। मात्र 18 वर्ष की आयु में वह गुरु अवस्था में पहुंच गया। योद्धा, गुरु, महागुरु। इस लोक में साधना के 3 प्रमुख चरण। योद्धा साधारण मनुष्य थे जो शारीरिक प्रशिक्षण लेते थे जिससे उनकी शक्ति में वृद्धि धीमी हो जाती थी। अपने चरम पर वे 3 लोकों के जियांटियन जीवन रूपों के बराबर थे। मास्टर्स ने अपने शरीर के भीतर एक कोर जमा करना शुरू कर दिया। वे 3 लोकों के जिफू शिष्यों और वांगजियांग निपुणों के बराबर थे। ग्रैंड मास्टर्स ने अपने शरीर के भीतर एक दुनिया स्थापित करना शुरू कर दिया। वे 3 लोकों के आदिम दाववादियों और शून्य स्तर के पृथ्वी अमरों के बराबर थे। जो लोग ग्रैंडमास्टर स्तर को पार कर जाते थे उनकी तुलना दिव्य अमरों से की जा सकती थी। इस क्षेत्र में कभी कभार ही कोई नया दिव्य अमर जन्म लेता था और इस प्रकार उनकी संख्या बेहद कम थी। निंग जुहू को बड़ा होते हुए देखता रहा। जब जुहू 18 साल का हुआ तब तक वह आसपास के इलाके का नंबर 1 हीरो बन चुका था और 10 लाख किलोमीटर के इलाके में उसका कोई सानी नहीं था। वह बेहद ताकतवर और क्रूर था। हालांकि डाकू और लुटेरे उस इलाके में आने लगे। जुहू ने सैनिकों को लेकर उन पर हमला किया, लेकिन अंततः युद्ध में हार गया। वह एक पहाड़ी गांव में भाग गया और वहां उसकी मुलाकात अपने जीवन के प्यार रोज से हुई। सर, मैं 2 पाउंड सुअर का मांस खरीदना चाहती हूँ। लड़की बीमार जुहू को कुछ खाना खरीदने के लिए बाहर ले गई। जरा रुको। कसाई एक मोटा सफेद चोगा पहने दादाजी थे जो दिखने में बेहद हट्टे कट्टे थे। उन्होंने अपनी कृपान उठाई और सुअर की हड्डियां चीरने और मांस के टुकड़े करने लगे। जब जुहू ने ये देखा तो उसकी आंखें चमक उठीं। जुहू ने निर्देश दिया, रोज तुम पहले घर जा सकती हो। लड़की ने उन 2 पाउंड मांस के साथ ठीक वैसा ही किया। श्रीमान, कृपया मुझे अपनी कृपाण कला सिखाए। जुहू तुरंत अपने घुटनों पर गिर पड़ा। आहा, मुझे कोई कृपाण कला नहीं आती। मुझे तो बस सुअरों को मारना और काटना आता है। बुजुर्ग कसाई जोर से हंसते हुए बोला। तो फिर मैं सीखना चाहता हूँ कि सुअरों को कैसे मारा जाता है और मांस कैसे काटा जाता है। जुहू ने जल्दी से कहा, मैं तुम्हें वेतन नहीं दूंगा। बूढ़े आदमी ने उसकी ओर देखा। मुझे इसकी जरूरत नहीं है, जुहू ने जवाब दिया। उस दिन के बाद बूढ़े कसाई को एक प्रशिक्षु मिल गया। आधे साल बाद बूढ़ा कसाई अचानक गायब हो गया। जुहू ने उसे बहुत ढूंढा, लेकिन वह बूढ़ा नहीं मिला। उसके पास लड़की को वापस अपने वतन लाने के अलावा कोई चारा नहीं था। आहा, मैं कई सालों से खेती कर रहा हूँ, लेकिन इससे पहले मैं कभी सुअर काटने वाला कसाई नहीं बना। यह वाकई पहली बार था। बूढ़ा कसाई वापस सफेद वस्त्र पहने निंग में बदल गया था और एक पहाड़ की चोटी पर खड़ा होकर देख रहा था कि जुहू अपनी पत्नी को ले जा रहा है। तलवारबाजी की उस कला को सीखने के बाद जुहू का विकास अप्रतिम गति से होने लगा और उसकी अंतर्दृष्टि का स्तर गहरा होता गया। घर वापस आकर उसने उन डाकुओं को आसानी से मार गिराया। जैसे जैसे उसकी अंतर्दृष्टि और भी बढ़ती गई, वह वास्तव में महागुरु की अवस्था में पहुंच गया।
जब उसके देश के सम्राट को ये खबर मिली तो सम्राट ने स्वयं किसी को भेजकर उसे सेनापति की उपाधि प्रदान की। उन्होंने अपनी प्रतिष्ठा स्थापित की थी, कुल और पूर्वजों दोनों को गौरवान्वित किया था। वे पूरे राष्ट्र के स्तंभों में से एक बन गए। सीमावर्ती क्षेत्रों की रक्षा के लिए 3 लाख से अधिक सैनिकों की कमान संभाली। उन्होंने इस पद पर 800 से अधिक वर्ष सेवा में बिताए। उनके कुल 3 बेटे और 1 बेटी थी तथा ढेर सारे पोते पोतियां भी थे। अंततः राष्ट्र की आंतरिक स्थिति बदतर होती गई और वे एक के बाद एक युद्ध हारते गए। जुहू ने अपनी सेना को व्यवस्थित रूप से पीछे हटाते हुए डटे रहने की पूरी कोशिश की, लेकिन कुल मिलाकर स्थिति पहले ही स्पष्ट हो चुकी थी। जुहू के लिए इसे पलटना नामुमकिन था। उस पर 8 दुश्मन ग्रैंडमास्टरों ने घात लगाकर हमला किया और उसे घेर लिया, जिससे उसे गंभीर चोटें आईं। अंततः वह युद्ध के मैदान में नहीं मरा, बल्कि उस हत्या के प्रयास में लगे घावों के कारण बिस्तर पर ही दम तोड़ने वाला था। जुहू बिस्तर पर लेटा था, चारों ओर मौत का साया छाया हुआ था। कमरे में सम्राट, वरिष्ठ मंत्री, जुहू के बच्चे और नाती पोते खड़े थे। महाराज, आपका पुराना सेवक जाने वाला है। जुहू की आवाज भारी थी और उसका चेहरा राख जैसा था। बूढ़े सेनापति, मेरे प्यारे बूढ़े सेनापति, आप ऐसे नहीं जा सकते। युवा सम्राट पूरी तरह से भयभीत था। बूढ़ा सेनापति ही उसका अंतिम सहारा था और उसकी बदौलत ही उनका राष्ट्र 200 से ज्यादा सालों तक इतनी विकट परिस्थितियों के बावजूद प्रतिरोध कर पाया था। बूढ़े सेनापति के मरते ही सब कुछ सचमुच खत्म हो जाएगा। उनके दुश्मन देश बहुत क्रूर थे। वे 8 महापुरुषों की बलि देने को तैयार थे। उन्हें राजधानी में भेजकर उनकी हत्या का प्रयास करने के लिए। फूल खिलते हैं, फिर मुरझा जाते हैं, घास हरी भरी हो जाती है, फिर मुरझा जाती है। यही जीवन चक्र है। जुहू ने मुड़कर अपने रोते हुए घुटनों के बल बैठे बच्चों और नाती पोतों की ओर देखा। वह बिल्कुल शांत था, मानो मुक्ति के कगार पर हो। अचानक एक सफेद वस्त्रधारी युवक सम्राट के बिस्तर के सामने प्रकट हुआ। सफेद वस्त्रधारी युवक ने सम्राट की ओर देखा। तुम? जुहू ने सफेद वस्त्र पहने उस युवक की ओर देखा। अचानक उसका चेहरा अकड़ गया। उसे उस लाल वस्त्र वाले बच्चे की याद आ गई जिसने इतने साल पहले उसे लात मारी थी और उसे 3 दिन का बुखार चढ़ा दिया था। उस बच्चे की आंखें बिल्कुल वैसी ही थीं जैसी उसके सामने वाले युवक की थीं। फिर उसे अपने गुरु की याद आई, उस बूढ़े दादा जैसे कसाई की जिसने उसे तलवारबाजी सिखाई थी। उसके गुरु की आंखें और चेहरे पर वही भाव थे। जीवन एक चक्र है और तुम्हारा चक्र समाप्त हो गया है। निंग मुस्कुराया। मैं लगभग 1000 वर्षों से तुम्हारे साथ हूँ। ये कहा जा सकता है कि नियति के बंधनों ने हमें एक साथ बांधा है। मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि तुम अपनी स्मृतियों को संजोए रखो और पुनर्जन्म के चक्र में पुनर्जन्म लेने दो, लेकिन हमारे कर्म बंधनों को समाप्त होना ही होगा। आज से सब कुछ तुम्हारे हाथ में होगा। मास्टर, मास्टर, जुहू ने पुकारा, लेकिन उसकी आभा कमजोर होती गई। चलो, चलो, निंग ने सिर हिलाया। उस दिन निंग ने व्यक्तिगत रूप से जुहू को पुनर्जन्म के चक्र में पहुंचाया, ये सुनिश्चित करते हुए कि उसका पुनर्जन्म एक महिला के गर्भ में हो जो एकांत पहाड़ी स्वर्ग में स्थित एक गांव में रहती थी। अब समय आ गया है कि मैं उस अगले व्यक्ति को ढूंढूं जिससे मेरी मुलाकात तय है। निंग मुस्कुराया और जनरल की संपत्ति से बाहर निकलकर एक कदम आगे बढ़ा। वह एक बार फिर एक अधेड़ उम्र के आदमी में बदल गया, जिसके हाथ में एक झंडा था जिस पर भविष्यवक्ता लिखा था, और फिर वह सड़कों पर टहलने लगा। बंस बिक्री के लिए, स्टीम्ड बंस बिक्री के लिए। जिस सड़क पर वह था वह मीट बन की दुकानों से भरी हुई थी और वहाँ एक बच्चा जमीन पर झुका हुआ कोई खेल खेल रहा था। झंडा लिए निंग बच्चे के पास गया और पुकारा, अरे बच्चे। हो हैरान होकर बच्चे ने निंग को देखने के लिए अपना सिर ऊपर उठाया। निंग ने कहा, आप और मैं भाग्य से जुड़े हुए हैं। अरे ठग, क्या तू मेरे बच्चे को धोखा देने की सोच रहा है? एक हट्टा कट्टा औरत हाथों में आटा बेलन लिए मीट बन की दुकान के पीछे से तुरंत बाहर निकली। झंडा लिए निंग डरकर जल्दी से पीछे हट गया, लेकिन भागते हुए उसने जोर से कहा, नहीं, हम सचमुच नियति से जुड़े हुए हैं। ज्योतिषी, सराय का रखवाला, ताबूत बनाने वाला, वेश्यालय का मालिक, एक बूढ़ा मृत्यु शपथधारी सैनिक जिसने अपना जीवन युद्ध के मैदान में बिताया। निंग ने एक के बाद एक रूप धारण किए और करीब से अनगिनत नश्वर लोगों को जीवन के संघर्ष में डूबे हुए देखा। उनका जीवन, उनकी मृत्यु, उनका उत्थान, उनका पतन। समय बीतता गया। 7 युद्धरत राज्य अंततः 3 राज्यों के बीच युद्ध में बदल गए और अंततः कियान राज्य ने ही दुनिया को एकीकृत किया। हालांकि इसके बाद कियान राजवंश एक गृहयुद्ध में बिखर गया, जिसमें दक्षिणी कियान और उत्तरी कियान एक दूसरे के खिलाफ लड़ने लगे। अंततः कियान राजवंश का पतन हो गया और दूसरा राजवंश अस्तित्व में आया। निंग हर राजवंश में रहा और जीवन मृत्यु के रहस्यों की खोज करता रहा। अपनी बुद्धि और बुद्धिमत्ता के बल पर उसे धीरे धीरे वह अंतर्दृष्टि प्राप्त होने लगी जिसकी उसे तलाश थी। यही मेरे ओमेगा स्वॉर्ड दाव को अगली सफलता दिलाने का राज होना चाहिए। अब तक वह इस क्षेत्र में 13 करोड़ से ज्यादा साल बिता चुका था। इस दिन निंग एक ऊंचे पहाड़ की चोटी पर खड़ा था, दिल में खुशी और होठों पर मुस्कान लिए दुनिया को निहार रहा था। फुफ, निंग कई मीटर ऊंचे एक पत्थर में बदल गया। वह पत्थर पहाड़ की चोटी पर गिरा, बिल्कुल साधारण सा लग रहा था। वह बस वहीं बैठा रहा, हवा को अपने विपरीत बहने दे रहा था और धूप उसे तप रही थी। कभी कभार कोई राहगीर भी वहां से गुजरता था जो उस पर कुछ शब्द लिख देता था। शिलाखंड में रूपांतरित होने के बाद निंग वहीं बैठा चुपचाप उस विशाल संसार और उसमें जन्म लेते और पुनर्जन्म लेते अनगिनत जीवों को निहारता रहा। उसके हृदय में उसकी 5 प्रमुख तलवार मुद्राएं एक दूसरे में विलीन होने लगीं।
रक्त बूंद, यिन यांग, सोल हॉट, हेवन ब्रेकर, शेडोलेस। वे धीरे धीरे एक होने लगीं। पुस्तक 36, अध्याय 4, ओमेगा स्वॉर्ड दाव, चरण 4। जी नीम के पर्वत शिखर पर स्थित उस शिलाखंड में तब्दील होने के बाद लाखों साल बीत गए। एक दिन अचानक उस विशाल पर्वत के चारों ओर घना कोहरा छा गया। ये कोहरा इतना घना था कि आसमान और सूरज दोनों ही छिप गए। इसने विशाल पर्वत के हर हिस्से सहित हजारों किलोमीटर के क्षेत्र को ढक लिया। कितना घना कोहरा है, क्या हो रहा है, मैं गोल गोल क्यों घूम रहा हूँ, मैं बार बार यहीं आ रहा हूँ। इस जगह से गुजरने वाले कुछ आम लोगों को जल्द ही पता चल गया कि यह धुंध कितनी विचित्र है। ये बात जल्द ही फैल गई और कुछ विशेषज्ञ वहां पहुंचकर धुंध की जांच करने लगे। अफसोस की बात ये थी कि जो भी धुंध में घुसता, चाहे वह कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, कुछ ही देर बाद धुंध से बाहर निकल आता। पहले तो सभी चौंक गए, लेकिन कुछ समय बाद सभी को इसकी आदत हो गई। घने कोहरे के भीतर पहाड़ की चोटी पर शिलाखंड के ऊपर हवा में तलवार की रोशनी की हजारों धाराएं घूम रही थीं, अप्रत्याशित ढंग से उतार चढ़ाव और लुप्त हो रही थीं, जबकि वे आकाश की तरह ही प्रभावशाली और उदात्त थीं। कभी कभी तलवार की रोशनी अंतहीन विशाल ब्लैक होल में बदल जाती थी जो आसपास की हर चीज को कुचल देती थी। वह शिलाखंड अचानक मानव रूप में बदल गया। पहाड़ की चोटी पर एक सफेद वस्त्रधारी युवक प्रकट हुआ। उसने आकाश की ओर देखने के लिए अपना सिर उठाया। मेरा दाव पूरा हो गया है, निंग ने धीमी आवाज में कहा। धमाका! उसके शरीर के भीतर विशाल दाव वृक्ष बढ़ने लगा। उसकी शाखाएं और तना बाहर की ओर फैलने लगे और वह गड़गड़ाने और कांपने लगा। शाखाएं घुमावदार अजगरों के शरीर की तरह कुंडलित हो गईं, जबकि तना और भी मोटा हो गया। पेड़ पर लगे अनगिनत पत्ते कांप रहे थे। यह विशाल दाव वृक्ष चौथे चरण के साधारण दावलॉर्ड्स के दाव वृक्षों से अथाह रूप से मजबूत था। स्पष्ट रूप से निंग की नींव उनसे कहीं ज्यादा मजबूत थी। दाव वृक्ष लगातार ऊंचा होता गया और अंततः 540,000 मीटर की ऊंचाई पर पहुंच गया। दाव वृक्ष आखिरकार अपने आकार की असली पूर्ण सीमा तक पहुंच गया था। अगला चरण दावमज होगा, जिसके परिणामस्वरूप दाव वृक्ष अनंत काल के एक फूल को जन्म देगा। गड़गड़ाहट! अराजकता रत्नों का विशाल ढेर टूटकर बिखरता रहा और ऊर्जा का एक विशाल सागर निंग में उमड़ पड़ा। उसका दिव्य शरीर और अमर ऊर्जा रूपांतरित और विकसित होने लगी, जबकि उसके हृदय लोक ने अपना अंतिम विस्तार शुरू कर दिया। उसने इस जगह को बाकी दुनिया से पूरी तरह अलग कर दिया और बाहरी दुनिया की आदिम अराजकता के बजाय अराजकता रत्नों से ऊर्जा अवशोषित करने का फैसला इसलिए किया ताकि कोई भी अप्रत्याशित घटना न घटे। निंग द्वारा चौथे चरण तक पहुंचने के लिए बाहरी दुनिया से अराजकता ऊर्जा प्राप्त करने से जो गड़बड़ी पैदा होगी, वह निश्चित रूप से सभी को चौंका देगी। खबर तेजी से फैल जाएगी। इसके अलावा आदिम अराजकता से अराजकता ऊर्जा अवशोषित करना बेहद धीमा था। आर्कन सिल्क्सनो या एओनियंस यहाँ तक पहुँच सकते थे और निंग के सफल होने से पहले ही उस पर हमला कर सकते थे। आर्कन सिल्क्सनो और एओनियंस इस पूरे समय निंग की तलाश में लगे रहे थे। पहले तो आर्कन सिल्क्सनो को यकीन नहीं था कि निंग मरा है या नहीं, लेकिन उसे जल्द ही खबर मिली कि निंग जिंदा है। सच में ये समझना बहुत आसान था। ब्राइट शो के 12 महलों के तलवार महल में निंग का हार्ट लैम्प जल रहा था। इसका मतलब था कि निंग अभी मरा नहीं था। आर्कन सिल्क्सनो की ताकत को देखते हुए उसके लिए ब्राइट शो साम्राज्य के कुछ दावलॉर्ड्स से दोस्ती करना और निंग के हार्ट लैम्प की जांच में उनकी मदद लेना बहुत आसान था। हालांकि ब्राइट शो साम्राज्य के दावलॉर्ड्स को भ्रातृहत्या में शामिल होने की मनाही थी, फिर भी हार्ट लैम्प की जाँच जैसी छोटी सी बात भी कुछ जानकारी आगे भेजने से ज्यादा कुछ नहीं थी। इसकी कोई गिनती नहीं थी। वाह! निंग एक पहाड़ की चोटी पर खड़ा था। उसके चेहरे पर मुस्कान थी। कुछ ही समय बीता था, लेकिन अराजकता रत्नों ने उसकी दिव्य शक्ति और अमर ऊर्जा को अपने रूपांतरण पूरे करने दिए थे। अब वह सचमुच हर तरह से, हर रूप में चौथे चरण का एक दावलॉर्ड था। अब वह बस अराजकता रत्नों से ऊर्जा संचित कर रहा था ताकि और अधिक नीला पुष्प धुंध ऊर्जा उत्पन्न कर सके और अपने हृदय लोक का विस्तार कर सके। अब से कुछ ही देर में मैं पूरी तरह से बदल जाऊंगा। आर्कॉन सिल्क्सनो और एओनियंस अब मेरे लिए कोई खतरा नहीं रहेंगे। निंग महसूस कर सकता था कि उसका शरीर कैसे बदल गया है। ओमेगा स्वॉर्ड दाव के चौथे चरण तक पहुंचने के साथ उसका दाव एक बिल्कुल नए स्तर पर पहुंच गया था। निंग खुद शक्ति के एक ऊंचे स्तर पर पहुंच गया था। निंग ने नीचे की ओर देखा। उसकी नजर धुंध को चीरती हुई नीचे फैली विशाल जमीन पर टिकी थी। जमीन अनगिनत साधारण मनुष्यों से भरी हुई थी और निंग उन नन्हे नन्हे भाग्य के धागों को देख पा रहा था जो उन साधारण मनुष्यों को एक दूसरे से जोड़े हुए थे। कर्म! निंग ने धीरे से सिर हिलाया। हालांकि उसने कभी कर्म के दाव में विशेष रूप से प्रशिक्षण नहीं लिया था, फिर भी जो कोई भी किसी भी दाव में पर्याप्त उच्च स्तर की अंतर्दृष्टि प्राप्त कर लेता, वह कर्म संबंधी दृष्टाओं में संलग्न हो सकता था। निंग के वर्तमान ज्ञानोदय स्तर को देखते हुए विशाल ब्रह्मांड में अब कई छिपे हुए स्थान थे जो अब उसकी नजरों से छिप नहीं सकते थे। अगर वह किसी शत्रु का वध करना चाहता तो वह अपनी तलवार का उपयोग कर्म के धागों का अनुसरण करते हुए अपने शत्रु के सभी क्लोनों और प्राइमल ट्विन का वध करने के लिए कर सकता था। सच तो ये है कि आर्कॉन सिल्क्सनो भी ऐसा कर सकता था, लेकिन समस्या ये थी कि निंग को मारने के लिए वह अपनी शक्ति पर निर्भर नहीं था। उसे टेरस्टाजिया में अर्जित एक शक्तिशाली खजाने पर निर्भर रहना पड़ा। खजाने की शक्ति बहुत ज्यादा थी, लेकिन चूंकि वह वास्तव में उसका नहीं था, इसलिए वह ज्यादा से ज्यादा उस दिशा को नियंत्रित कर सकता था जिसमें शक्ति प्रवाहित हो। उसके पास उसे निंग के कर्म सूत्र का अनुसरण करने और निंग के अन्य शरीरों को मारने के लिए नियंत्रित करने का कोई तरीका नहीं था। फुफ! निंग का शरीर हिलने लगा। फुफ!
पहाड़ की चोटी के ऊपर अनगिनत निंग प्रकट हुए। वह इतनी अकल्पनीय गति से आगे बढ़ रहा था कि साधारण पदार्थ उसे जरा भी नहीं रोक पा रहा था। वास्तव में स्पेस टाइम भी उसे रोक नहीं पा रहा था। गति के मामले में निंग अब तक आर्कॉन सिल्क्सनो जैसे लोगों से निश्चित रूप से बेहतर था। वह सचमुच एक अकल्पनीय स्तर पर पहुंच गया था। धमाका! निंग का शरीर अचानक फटकर बिखर गया और अनगिनत प्रकाश कणों में विलीन हो गया। फिर वह प्रकाश एक चमकती हुई मानव आकृति में बदल गया। फिर वह चमकती हुई मानव आकृति फटकर बिखर गई और एक अंतहीन काले कोहरे में बदल गई जो दूर चला गया। फिर अचानक पानी की एक धारा में बदल गई। कुछ देर बाद पानी की वह धारा गायब हो गई और उसकी जगह एक विशाल नरक ने ले ली। मैं ही संसार हूँ, संसार मैं ही हूँ। अंत में नरक उड़ती रेत के अनगिनत कणों में बदल गया जो निंग के आकार में बदल गए। निंग ने धीरे से मन ही मन कहा, छायाहीन और निशानहीन, मैं अपनी इच्छानुसार प्रकट और लुप्त होता हूँ। इसलिए जब ओमेगा स्वॉर्ड दाव छायाहीन चौथे चरण में पहुंचता है तो यह वास्तव में एक भयानक अजेय रूप धारण कर सकता है। निंग को हमेशा दूसरे साधकों के विभिन्न अभेद्य रूपों से ईर्ष्या होती थी। अभेद्य रूप प्राप्त करने के बाद शत्रुओं के लिए आपको मारना मुश्किल होगा जब तक कि आपके और उनके बीच शक्ति का अंतर बहुत ज्यादा न हो। उदाहरण के लिए आर्कॉन सिल्क्सनो के अजेय रूप ने उसे हेगेमॉन ब्राइट शो के लिए भी मार पाना मुश्किल बना दिया था, लेकिन निश्चित रूप से मुश्किल का मतलब असंभव नहीं था। अगर हेगेमॉन ब्राइट शो कोई भी कीमत चुकाने को तैयार होता तो वह उसे मार सकता था, हालांकि कीमत बहुत बड़ी होती। मेरा अजेय रूप आर्कॉन सिल्क्सनो के अजेय रूप से भी अधिक परिपूर्ण होना चाहिए। निंग हंसा। उसका ओमेगा स्वॉर्ड दाव सचमुच परिपूर्ण और दोषरहित था। अतीत में उसके पास अजेय रूप नहीं था, मुख्यतः इसलिए क्योंकि वह अभी तक साधना के उचित चरण तक नहीं पहुंचा था। ऐसा नहीं था कि वह था, बल्कि यह उसके लिए स्वाभाविक रूप से अनलॉक था। आर्कन सिल्क्सनो का कृपाण का दाव आक्रामक था, इसलिए वह अपने कृपाण दाव का उपयोग करके अपने लिए एक अजेय रूप नहीं बना सकता था। यही कारण था कि उसने बर्फ के दाव के प्रशिक्षण में इतना समय और ऊर्जा खर्च की थी। बर्फ का दाव, प्रकाश का दाव और इसी तरह के अन्य दाव ऐसे दाव थे जिनका उपयोग अपेक्षाकृत आसानी से अजेय रूप बनाने के लिए किया जा सकता था। आर्कन सिल्क्सनो ने इस विशेष दोष को छिपाने के लिए इस पद्धति का उपयोग किया था, जिससे उसकी समग्र कमजोरियां कम हो गईं। धमाका! निंग का हृदय क्षेत्र अंततः एक नए स्तर तक विस्तृत हो गया, जिससे उसके हृदय बल का विशाल भंडार और भी अधिक शक्तिशाली हो गया। निंग हल्के से मुस्कुराया। जब उसका ओमेगा स्वॉर्ड दाव तीसरे चरण में था तब दाव के बारे में उसकी अंतर्दृष्टि पहले से ही साधारण सर्वोच्च दाव लॉर्ड्स की अंतर्दृष्टि के बराबर थी। अंतर ये था कि वह हर पहलू में बेहद कुशल और दोषरहित था। यही वजह थी कि वह सर्वोच्च दाव लॉर्ड रैंकिंग में सबसे ऊपर था। अब उसका ओमेगा स्वॉर्ड दाव चौथे चरण में पहुंच गया था। अंतर्दृष्टि के मामले में वह आर्कॉन स्तर पर था और वह भी एक उच्च श्रेणी का। यह अब और भी सच था क्योंकि उसकी हाथ स्वॉर्ड कला 12वें रुख पर पहुंच गई थी, जिसका अर्थ था कि हाथ स्वॉर्ड कला का उपयोग करते समय निंग की तलवार कला अब 6 गुना अधिक शक्तिशाली थी। आर्कॉन सिल्क्सनो के खिलाफ अपनी लड़ाई के दौरान उसने केवल 11वें रुख में ही महारत हासिल की थी, लेकिन चूंकि 11वां और 12वां रुख एक ही चरण के थे, इसलिए पहले से दूसरे तक पहुंचना बहुत आसान था। निंग इस नश्वर दुनिया में भटकते हुए पहले ही 130 मिलियन वर्ष बिता चुका था। वह स्वाभाविक रूप से इस अवधि के दौरान एक नए स्तर तक पहुंचने में सक्षम था। मेरे वर्तमान ओमेगा स्वॉर्ड दाव और हाफ स्वॉर्ड कला के मेरे 12वें रुख को देखते हुए हो सकता है कि आर्कॉन मुझे हरा सके, लेकिन उनकी गिनती शायद एक हाथ की उंगलियों पर हो। निंग मुस्कुराया। यहाँ तक कि 3 शक्तिशाली हेगेमॉन भी मेरे सम्मान के पात्र हैं, लेकिन अब मुझे उनके डर में जीने की जरूरत नहीं है। निंग की सुरक्षात्मक क्षमताएं आर्कॉन सिल्क्सनो से कहीं बेहतर थीं। उसने पहले ही अपने अजेय रूप छायाहीन रूप में महारत हासिल कर ली थी। इससे वह दुनिया के साथ एक हो सकता था और दुनिया भी उसके साथ एक हो सकती थी। उसे चोट पहुंचाना बहुत मुश्किल होता इस स्तर की शक्ति के साथ। अब मेरे पास ऐसे खजाने हासिल करने का मौका है जो इतने मूल्यवान हैं कि मैं किसी तानाशाह को अपनी मदद के लिए राजी कर सकूं। निंग बहुत उत्साहित था। अनगिनत वर्षों की साधना के बाद वह आखिरकार इस नई ऊंचाई पर पहुंच गया था। चौथे चरण का डावलॉर्ड बनने के बाद निंग पहाड़ की चोटी पर अकेले बैठकर शांति से ग्रैंड डिफ्रैक्शन स्वॉर्ड नामक गुप्त कला का अभ्यास करता रहा। ये तलवार हेगेमॉन द्वारा छोड़ी गई एक गुप्त कला थी और हेगेमॉन स्तर की एक गुप्त कला थी। वर्तमान निंग भी इस कला के 3 चरणों में से केवल 2 में ही महारत हासिल कर पाया था, क्योंकि उसकी अंतर्दृष्टि अभी भी एक हेगेमॉन की तुलना में कुछ कम स्तर पर थी। फिलहाल वह तीसरे चरण में महारत हासिल करने में असमर्थ था। और सच तो ये है कि तीसरे चरण के लिए इतने खजानों की आवश्यकता थी कि एक हेगेमॉन भी सभी आवश्यक वस्तुओं को इकट्ठा करने में सक्षम नहीं होगा। हेगेमॉन वेल्किन एक हेगेमॉनिक गुप्त कला में प्रशिक्षण पाने के लिए अपनी जरूरत की सामग्री की तलाश में कई लोकांतरों और अन्य लोगों में भटक चुका था, लेकिन आज तक उसके पास कुछ वस्तुओं की कमी थी। नतीजतन हेगेमॉन वेल्किन अपनी हेगेमॉनिक गुप्त कलाओं में केवल कुछ ही महारत हासिल कर पाया था। हेगेमोनिक गुप्त कलाओं में महारत हासिल करना वाकई बहुत मुश्किल था। अगर निंग इन 3 चरणों में से सिर्फ 2 में भी महारत हासिल कर लेता तो वह गुप्त कलाओं में उसी स्तर की शक्ति प्राप्त कर लेता जिस पर हेगेमॉन वेल्किन पहुंच गया था।
पुस्तक 36 अध्याय 5 जी निंग प्रकट होती है। फुसफुस फुसफुस फुसफुस। तलवार की रोशनी के चाप जी निंग के चारों ओर एक व्यवस्थित प्रक्रिया में उड़ते हुए लगातार शक्तिशाली होते जा रहे थे। निंग के शरीर के अंदर जिंदन अराजकता क्षेत्र वर्तमान में विभिन्न खजानों का उपयोग करके विवर्तित प्रकाश का सागर स्थापित कर रहा था। ये सागर महान विवर्तन तलवार के लिए आवश्यक ऊर्जा को जन्म देगा और धारण करेगा। नौ नवीनता कलाओं की तरह ये भी एक प्रकार की बाहरी शक्ति थी। हालांकि इस तकनीक का अभ्यास करना अत्यंत कठिन था, जिसके लिए दाव में अत्यंत उच्च स्तर की अंतर्दृष्टि की आवश्यकता थी। निंग को इस विवर्तन सागर को स्थापित करना काफी श्रमसाध्य और कष्टदायक लग रहा था। समुद्र जितना गहरा होता, उसकी महाविवर्तन तलवार उतनी ही शक्तिशाली होती। अगर वह इस आधिपत्यवादी गुप्त कला में सचमुच निपुण हो जाता तो वह इसके हल्के प्रहारों से ही आर्कोन्स को बेसुध कर देता। सौभाग्य से तलवार के ताव में निंग की महारत में कोई कमी नहीं थी। हालांकि इस गुप्त कला में तलवार के ताव के कई अलग अलग पहलुओं की उच्च आवश्यकताएं थीं, फिर भी निंग धीरे धीरे इसमें निपुणता हासिल करने में सफल रहा। 1000 साल से ज्यादा समय बिताने के बाद निंग ने आखिरकार अपना विवर्तन सागर स्थापित कर लिया। विवर्तित प्रकाश का ये सागर अब 30,000 किलोमीटर से भी ज्यादा चौड़ा था, जिसका अर्थ था कि उसने महाविवर्तन तलवार के पहले 2 चरणों में महारत हासिल कर ली थी। इस तकनीक का पहला चरण ही 9 नवज्ञान कलाओं के बराबर था। दूसरा चरण कहीं ज्यादा शक्तिशाली था। निंग अपने पैरों पर खड़ा हुआ। उसने पहाड़ पर लंबे समय से छाई धुंध को हटा दिया, फिर अपने आसपास की दुनिया को घूरने लगा। अब जब मैंने अपनी गुप्त कलाओं में महारत हासिल कर ली है तो वापस जाने का समय आ गया है। ध्यान केंद्रित करो। निंग ने दूर से इशारा किया। तुरंत उसकी तलवार कला की विरासत वाली वसीयत का एक हिस्सा उसकी उंगली से निकल पड़ा। हालांकि यह ओमेगा तलवार दाव नहीं था, फिर भी यह कुछ ऐसा था जो किसी को तलवार के दाव में सबसे स्थिर आधार स्थापित करने में सक्षम बनाता। ये साधकों को उनके लिए सबसे उपयुक्त मार्ग पर चलने की अनुमति देता। और इस क्षेत्र में जहां सर्वोच्च कुशल साधक केवल दिव्य अमर थे, ये साधकों को आसानी से अजेय बनने की अनुमति देता। मैं डार्क नॉर्थ इस स्थान पर दाव का ध्यान करता था और यहाँ चौथे चरण का दाव लॉर्ड बना। ये कहा जा सकता है कि कर्म हमें एक साथ बांधता है और इसलिए मैंने अपनी इच्छा का एक अंश छोड़ दिया है। जो मेरी परीक्षाओं को पार करेगा और मेरी इच्छा के इस अंश को प्राप्त करेगा, वह मेरी विरासत प्राप्त करेगा और मेरा निजी शिष्य मेरे संरक्षण में चौथा शिष्य बनेगा। निंग ने पहले ही पहाड़ के भीतर कई परीक्षाओं की व्यवस्था आसानी से कर ली थी। जो भी आता उसे पहले निंग द्वारा निर्धारित परीक्षाओं का पालन करना होता। अगर कोई बल प्रयोग करके इन परीक्षणों को तोड़ना चाहे तो क्या होगा? यहाँ तक कि सर्वोच्च दाव लॉर्ड्स भी मर सकते हैं, बशर्ते उनमें जीवन रक्षक अद्भुत क्षमताएं न हों। फुफ। निंग एक कदम आगे बढ़ा और पहाड़ से गायब हो गया। यद्यपि निंग ने 100 मिलियन वर्ष से अधिक समय एकांतवास में बिताया था, परंतु वास्तव में वे सभी वर्ष वास्तेवन एववर्ल्ड में ही बिताए गए थे। वास्तेवेन पैलेस के भीतर जैसे ही निंग अपने निवास पर लौटा, सम्राट सोलेस्की उससे मिलने के लिए दौड़े। गुरुजी। जैसे ही सु यूजी ने प्रसन्नता से पुकारा, उसने सम्राट सोलेस्की को उनकी ओर उड़ते हुए देखा। उसने जल्दी से झुककर प्रणाम किया। सम्राट नमस्कार। सम्राट सोलेस्की ने निर्देश दिया, अभी पीछे हट जाओ। ठीक है। हालांकि सु यूजी थोड़ी उलझन में थी, लेकिन वह तुरंत पीछे हट गई। सु यूजी के जाने के बाद सम्राट सोलेस्की ने जल्दी से कहा, डार्क नॉर्थ, तुम वापस क्यों आए हो? मैंने तुमसे कहा था कि तुम छिप जाओ और अपना परिचय मत दो। हालांकि वास्तेवन महल में कोई भी यह जानकारी लीक नहीं करेगा, फिर भी हमें सावधान रहना होगा। हो सकता है कि बाहर से शाश्वत सम्राट हम पर नजर रख रहे हों। अगर उन्होंने देखा कि तुम्हारा असली शरीर वापस आ गया है तो हम गंभीर संकट में पड़ जाएंगे। इतनी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, बड़े भाई, निंग ने कहा। स्थिति बेहद गंभीर है, सम्राट सोलेस्की ने समझाया। मैंने तुम्हें पिछली बार ही बता दिया था। आर्कन सिल्क्सनो ने तुम्हारा पता लगाने के लिए कई अलग अलग संगठनों का इंतजाम किया है। हालांकि मेरे कुछ दोस्तों ने मुझे बताया है कि आर्कन सिल्क्सनो जितना ही शक्तिशाली कोई और भी तुम्हारा पता लगाने की कोशिश कर रहा है। अभी तक मैं ये पता नहीं लगा पाया हूँ कि वह कौन है, लेकिन उसने जितनी सेना भेजी है उसे देखते हुए इसमें कोई शक नहीं कि वह कम से कम आर्कन सिल्क्सनो जितना ही शक्तिशाली तो है। यह एओनियंस है, निंग ने समझाया। एओनियन जाति? सम्राट सोलेस्की चौंक गए। वे मुझे सिर्फ दाव गठबंधन में ही नहीं बल्कि ब्राइट शो साम्राज्य में भी खोज रहे हैं, निंग ने समझाया। हेगमोन ब्राइट शो ने मुझे बहुत पहले ही चेतावनी दे दी थी। आर्कन सिल्क्सनो एक क्रूर पागल के रूप में प्रसिद्ध है। उसका इस तरह उन्मादी व्यवहार करना सामान्य है। लेकिन एओनियन तुम्हें क्यों खोज रहे हैं? सम्राट सोलेस्की हैरान थे। निंग शांति से मुस्कुराया, एक खजाने की वजह से। तुम्हें जरा भी चिंता नहीं है? सम्राट सोलेस्की हैरान रह गए। चिंतित? मुझे क्यों चिंतित होना चाहिए? चिंता तो उन्हें ही करनी चाहिए। निंग मुस्कुराया। अब वह शक्ति के एक अलग स्तर पर था और इसलिए उसकी मनःस्थिति भी अलग थी। वह पहले उनसे कमजोर था और न तो उसका कोई अजेय रूप था, न ही उसके पास कोई शक्तिशाली सुरक्षा कवच। उसे लगातार मौत का खतरा बना रहता था, यहाँ तक कि उसकी जीवन रक्त दाव मुहर भी खत्म हो चुकी थी। जाहिर है उसे छिपना ही पड़ा। अब वह बहुत मजबूत हो गया था और खुद पर ज्यादा भरोसा था। उसे आर्कन सिल्क्सनो या एओनियंस से क्यों डरना चाहिए था? आप? सम्राट सोलेस्की थोड़ा हैरान थे। बड़े भाई सोलेस्की, मैं ब्राइट शो किंगडम जाने की योजना बना रहा हूँ। उसके बाद मैं सिल्क्सनो के पवित्र शहर पर हमला करने और आर्कन सिल्क्सनो को मारने की योजना बना रहा हूँ।
निंग की आंखों में एक जानलेवा नजर चमक उठी। इससे थोड़ी हलचल मचने वाली है, इसलिए मैं तुम्हें पहले से सूचित करना चाहता था। चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम सिल्क्सनो के पवित्र शहर पर हमला करने और आर्कन सिल्क्सनो को मारने जा रहे हो। सम्राट सोलिस्की दंग रह गए। ठीक है, मैं उसे मार तो नहीं पाऊंगा, लेकिन मैं उसे और उसकी बनाई हर चीज को जड़ से उखाड़ फेंकूंगा। निंग की आंखें बर्फ की तरह चमक उठीं। वह बंदरों को डराने के लिए एक मुर्गे को मारने वाला था और बाकियों को चेतावनी दे रहा था कि उसके साथ खिलवाड़ न किया जाए। आर्कन सिल्क्सनो उसके लिए इस योजना में इस्तेमाल करने के लिए एक मुर्गे से ज्यादा कुछ नहीं था। आने वाले दिनों में ऐसे कई मामले सामने आएंगे जहां वह कभी कभार अपनी ताकत का प्रदर्शन करेगा। यह निश्चित रूप से कई लोगों को हैरान और उलझन में डाल देगा। पहले हाथ कला और अन्य कलाओं पर भरोसा करके आर्कॉन स्तर तक पहुंचना प्रतिभा में शक्ति का एक अजीबोगरीब प्रदर्शन था, लेकिन यह अभी भी विश्वसनीय था। लेकिन जब उसने अब और भी भयानक शक्ति का प्रदर्शन किया तो यह वाकई सभी को अचंभित कर देगा। एक डाउनलॉर्ड इतनी शक्ति तक कैसे पहुंच सकता है? ये बिल्कुल अतार्किक था। इसका कोई मतलब ही नहीं था, और फिर भी ऐसा हुआ था। कैसे? शायद हेगेमॉन और दूसरे प्राचीन साधक निंग को पकड़कर उसे अपने राज सौंपने के लिए मजबूर करेंगे। निजी ताकत के लिए कुछ भी और सब कुछ मुमकिन था। निंग इतनी सारी मुसीबतों से नहीं गुजरना चाहता था, इसलिए वह अपनी पूरी ताकत से सबको दिखाने वाला था कि वह कितना जोरदार प्रहार कर सकता है। वह पूरी ताकत का प्रदर्शन करके आर्कॉन सिल्क्सनो पर हावी होने वाला था। इस तरह कोई भी उसके खिलाफ साजिश रचने की हिम्मत नहीं करेगा। अगर वे निंग के कुछ राज जानना भी चाहते थे तो भी वे बिना किसी ठोस वजह के उसे दुश्मन नहीं बनाते। आखिरकार अनंत प्रदेशों में कोई भी ऐसे व्यक्ति को नाराज नहीं करना चाहेगा जो आर्कॉन सिल्क्सनो पर हावी हो सकता हो। आर्कन सिल्क्सनो, तुमने मुझे बार बार ढूंढा है, अपनी योजनाओं को छोड़ने को तैयार नहीं, तो मैं तुम्हें हार मानने पर मजबूर कर दूंगा और इस प्रक्रिया में मैं तुम्हें एक मिसाल बना दूंगा। डार्क नॉर्थ, क्या तुम उसकी नींव उखाड़ने की योजना बना रहे हो? सम्राट सोलिस्की को यकीन ही नहीं हुआ। वह पवित्र नगरों के 8 राजाओं में से एक है। वह अपनी बर्बरता के लिए इतना प्रसिद्ध है कि उसके अनुचर के रूप में कई रक्तपिपासु सम्राट उसकी सेवा करते हैं। उसके अधीन सभी सम्राट शक्तिशाली हैं और कहा जाता है कि उसके पास अन्य प्राचीन आर्कन स्तर के व्यक्ति भी हैं जो पीछे से उसका साथ दे रहे हैं। अगर तुम उसके खिलाफ कार्रवाई करने जा रहे हो तो इसका मतलब है कि तुम्हें उन सभी सम्राटों से लड़ना होगा। यही तो मजा है। निंग मुस्कुराया। आर्कॉन सिल्क्सनो उसके लिए बिल्कुल भी खतरा नहीं था। वह आर्कॉन सिल्क्सनो की पूरी नींव उखाड़ फेंकना चाहता था। यही बात थी जो सचमुच आसपास के सभी लोगों को चौंका देती। डार्क नॉर्थ, तुम अभी भी सिर्फ एक डाउनलॉर्ड हो। सम्राट सोलिस्की की चिंता क्रोध में बदलने लगी थी। ये सम्राट बहुत लंबे समय से मौजूद हैं और आर्कन सिल्क्सनो अपने चरम पर है। उससे निपटना तुम्हारे लिए इतना आसान नहीं होगा। बड़े भाई, निंग ने भौहें चढ़ाईं। मुझे पता है तुम्हारा गुस्सैल स्वभाव कैसा है और मैं तुम्हें रोक नहीं सकता। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, सम्राट सोलिस्की ने कहा। मैं आर्कन सिल्क्सनो को तो नहीं मार पाऊंगा, लेकिन मैं जिंदा रहने में माहिर हूँ। तुम्हें साथ लेकर भागने में मेरी अच्छी संभावना है। निंग ने अपना सिर हिलाया, फिर हाथ बढ़ाकर उंगली हिलाई। फुफकार, हवा में तलवार की रोशनी की एक किरण उभरी जो बाहर की ओर घूमकर सम्राट सोलिस्की को छूती हुई गुजरी। इससे सम्राट सोलिस्की का चेहरा पीला पड़ गया और वह कांपने से खुद को नहीं रोक पाए। लेकिन सम्राट सोलिस्की को यकीन ही नहीं हुआ। क्या उसका भाई कोई डाउनलॉर्ड नहीं था? वह इतना शक्तिशाली कैसे हो सकता है? बड़े भाई, बस खबर का इंतजार करो। निंग मुड़ा और चला गया। ब्राइट शो साम्राज्य, तलवार का महल। एक सफेद वस्त्रधारी युवक उसके मुख्य द्वार के ठीक सामने प्रकट हुआ और उसकी ओर बढ़ा। ये है कि वह महल का स्वामी डार्क नॉर्थ है। क्या वह महल का स्वामी डार्क नॉर्थ नहीं है? तलवार महल के सामने खड़े विश्व स्तरीय साधक और काले कवचधारी डाउनलॉर्ड्स अपने सामने प्रकट हुए श्वेत वस्त्रधारी युवक को आश्चर्य से देख रहे थे। जब से निंग ने वेवशिफ्ट क्षेत्र में अपने प्रदर्शन से सबको चौंका दिया था, तब से उसे तलवार महल का महल स्वामी माना जाने लगा था। नमस्कार, महल के स्वामी। महल के स्वामी। जब वह आगे बढ़ा तो सभी ने आदरपूर्वक झुककर प्रणाम किया, लेकिन काले कवचधारी डाउनलॉर्ड्स ने चुपके से यह बात फैलानी शुरू कर दी। आखिरकार आर्कन सिल्क्सनो और एओनियन अभी भी उसे ढूंढ रहे थे। जल्द ही ब्राइट शो साम्राज्य से संदेश भेजा गया और पूरे अंतहीन प्रदेशों में फैलने लगा। डाउनलॉर्ड डार्क नॉर्थ ब्राइट शो साम्राज्य के तलवार के महल में प्रकट हो गया था। आखिरकार वह बाहर आ ही गया। हेगेमॉन ब्राइट शो एक बार तुम्हारी मदद करने को तैयार था, लेकिन मुझे यकीन नहीं है कि वह दूसरी, तीसरी या चौथी बार तुम्हारी मदद करेगा। एक महान हेगेमॉन इतनी बार एक डाउनलॉर्ड की मदद करने के लिए खुद को कैसे गिरा सकता है? आर्कन सिल्क्सनो ये जानकारी सुनते ही तुरंत उत्तेजित हो गया और उसकी तैलीय हरी आंखों में जानलेवा द्वेष भर गया। इस बार जैसे ही तुम ब्राइट शो साम्राज्य छोड़ोगे, मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। तुम काफी समय से छिपे हुए थे, लेकिन अब आखिरकार तुम सामने आ ही गए। उस छोटे चोर की बस एक ही खूबी है, भागना और छिपना। अगर हम उसे ढूंढ लें तो हम उसे आसानी से कुचल देंगे। एओनियन साम्राज्य में सम्राट एनचेन, आइलहाइड और डुग भी हत्या की इच्छा से भरे हुए थे। उन्हें यकीन नहीं था कि निंग उनके लिए कोई खतरा पैदा करेगा। पुस्तक 36, अध्याय 6, इनकार। जी निंग तलवार के महल में दाखिल हुए। उनके रास्ते में जितने भी साधक आए, सभी ने उन्हें आदरपूर्वक महल के स्वामी या वरिष्ठ शिष्य भाई कहकर संबोधित किया। स्पष्टतः तलवार के महल में मौजूद लोगों में निंग का स्थान सर्वोच्च था।
अगर निंग ने अपनी असली ताकत का खुलासा कर दिया होता तो ब्राइट शो साम्राज्य में उससे ऊंचा दर्जा रखने वाला एकमात्र व्यक्ति शायद खुद हेगेमॉन ब्राइट शो होता। आर्मेंट्स गॉज। निंग हवा में चलकर एक गहरी खाई में स्थित इमारत तक पहुंचा। यह आर्मेंट्स गॉज थी, महल के स्वामी। आर्मामेंट्स गॉज की देखरेख के लिए जिम्मेदार 2 गोलेम स्वॉर्ड 5 और स्वॉर्ड 6 दोनों ने सम्मानपूर्वक पुकारा। बहुत दिनों बाद मिले। निंग मुस्कुराया। जब से आपने पहली बार हमारे महल में प्रवेश किया है, महल के स्वामी, तब से लगभग 1 अरब वर्ष ही बीते हैं, और फिर भी अब आप तलवार महल की सर्वोच्च शक्ति बन गए हैं, स्वॉर्ड 5 ने कहा। निंग उन शुरुआती सालों को याद किए बिना नहीं रह सका। जब उसने पहली बार तलवार के महल में प्रवेश किया था, तब वह केवल एक विश्व स्तरीय साधक था जो कुछ देख रहा था उससे विस्मित और स्तब्ध था। वह साधना के प्रति उत्साह और इच्छा से भर गया था। पलक झपकते ही 1 अरब वर्ष बीत गए। अब वह उन लोगों के बीच खड़ा था जो अनंत प्रदेशों में शक्ति के शिखर पर थे। उससे वास्तव में अधिक शक्तिशाली केवल 3 हेगेमॉन थे। किसने सोचा था कि वह इतनी ऊंचाइयों तक पहुंच जाएगा? निंग लापरवाही से आर्मामेंट्स गॉज में चला गया और अंदर मौजूद ढेरों खजानों पर नजर डालने लगा। निंग के लिए वे खजाने बहुत कम दिलचस्प थे। अर्ध तलवार। निंग की नजर मेज पर पड़ी टूटी हुई तलवार पर पड़ी। टूटी हुई तलवार से एक भयानक तलवार आशय निकल रहा था जिसने उस क्षेत्र को घेर लिया था, जिससे अंदर आने वाले किसी भी साधक के लिए उसे नजरअंदाज करना असंभव हो गया था। एक ब्रह्मांडीय खजाना। निंग मुस्कुराते हुए आगे बढ़ा। जब वह 30 मीटर दूर था तो ऊर्जा का एक अदृश्य क्षेत्र निंग को रोकने की कोशिश कर रहा था। निंग क्षण भर रुका, फिर आसानी से ऊर्जा के उभार को दरकिनार कर आगे बढ़ता रहा। वह मेज के पास गया, फिर उस पर रखी टूटी हुई तलवार को नीचे देखा। मैं तुम्हें अपने पास नहीं आने देना चाहती थी, पर तुमने जबरदस्ती मुझे अपने पास आने पर मजबूर कर दिया। टूटी हुई तलवार के ठीक ऊपर अचानक एक आकृति प्रकट हुई। वह गुलाबी वस्त्र पहने, बर्फीले चेहरे वाली एक महिला थी। खजाने की आत्मा। निंग ने कहा, क्या तुम आर्मामेंट्स गॉज की जिंदगी से ऊब नहीं रही हो? तुम मेरे साथ बाहरी दुनिया में घूमने क्यों नहीं जाती? क्या कहती हो? तो अब आप तलवार के महल के नए महल स्वामी हैं। बर्फीले चेहरे वाली महिला ने ठंडे स्वर में कहा, मुझे आपकी याद तब की है जब आप अभी भी एक बच्चे थे, मेरी आभा का भी सामना नहीं कर पाते थे। आप काफी शक्तिशाली हो गए हैं, लेकिन आप अभी भी एक डाउलॉर्ड ही हैं। महल स्वामी की पीढ़ियों ने मुझे ढूंढा है, लेकिन मुझे उनमें से किसी में भी कोई दिलचस्पी नहीं थी। आप अब जा सकते हैं। मैं किसी भी डाउलॉर्ड का अनुसरण नहीं करूंगी। निंग अवाक रह गया। वह ब्राइट शो किंगडम में एक गंभीर काम से आया था। वह तो बस अपनी किस्मत आजमाने हाफिसवॉड से मिलने आया था। अगर वह सचमुच ब्रह्मांड का खजाना हासिल कर लेता तो उसकी शक्ति में काफी इजाफा हो जाता। क्या आप अपनी आवश्यकताएं कुछ ज्यादा ही ऊंची नहीं रख रहे हैं? निंग ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे साधारण शाश्वत सम्राटों में भी कोई दिलचस्पी नहीं है। मुझे तो सिर्फ उन तलवार साधकों में दिलचस्पी है जो कम से कम आर्कॉन स्तर तक पहुंच चुके हों। एक हेगेमॉन तो और भी बेहतर होगा, बर्फीले चेहरे वाली महिला ने ठंडे स्वर में कहा। हाँ, पूरे फ्लेम ड्रैगन रियल्म्स में एक भी तलवार चलाने वाला हेगेमॉन नहीं है। निंग ने मजाक करते हुए कहा, और तलवार चलाने वाले आर्कॉन्स की संख्या भी उंगलियों पर गिनी जा सकती है। लगता है तुम्हारे लिए नया गुरु ढूंढना बहुत मुश्किल होगा। तुम बहुत कमजोर हो। अगर तुम्हारे पास ब्रह्मांड का खजाना होता भी तो तुम आसानी से हार जाते और उसे एक शक्तिशाली शाश्वत सम्राट के हाथों खो देते। बर्फीले चेहरे वाली महिला हंसी। एक डाउलॉर्ड को ब्रह्मांड का खजाना देना बेकार है। मैंने सुना है कि वाइनसेज नाम के किसी व्यक्ति के पास ब्रह्मांड का खजाना था। मुझे लगता है कि उस ब्रह्मांड के खजाने ने ही उसे डाउलॉर्ड के पीछे जाने का फैसला किया होगा। निंग की आंखों से अचानक तलवार की रोशनी की 2 धाराएं निकलीं। धमाक धमाक। तलवार की रोशनी की इन 2 धाराओं में एक भयानक शक्ति का आभामंडल था जो हाफिसवॉड के आसपास के क्षेत्र में फैल गया, लेकिन इसमें कोई आक्रामक शक्ति नहीं थी। आर्मामेंट्स गॉज के सभी खजाने उन अवरोधों से सुरक्षित थे जिन्हें हेगेमॉन ब्राइट शो ने स्वयं स्थापित किया था। बाद में आने वाली अन्य प्रमुख शक्तियों ने भी अवरोध स्थापित किए थे। यहाँ के किसी भी खजाने को बलपूर्वक छीनना असंभव था। तुम्हारा तलवार का दाव। बर्फ जैसे चेहरे वाली औरत स्तब्ध रह गई। अरे, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? वह एक ब्रह्मांड स्तरीय तलवार थी। उसकी इंद्रियां तलवार साधकों की आभा के प्रति गहरी संवेदनशील थीं, और वह तुरंत बता सकती थी कि निंग का तलवार का दाव कितना उत्कृष्ट था। ये डाउलॉर्ड के स्तर से बिल्कुल आगे निकल गया था। यह उस स्तर का था जिसकी बराबरी केवल कुछ आर्कोन ही कर सकते थे। मेरे पीछे आओ और मेरे साथ साहसिक कार्य करो। तुम्हें पता चल ही जाना चाहिए कि मैं कितनी ताकतवर हूँ। पूरे फ्लेम ड्रैगन क्षेत्र में ऐसा कोई नहीं है जो मेरा कुछ बिगाड़ सके। निंग ने उसकी ओर देखा। अगर मैं सचमुच एक दिन मर भी जाऊं तो भी तुम एक बार फिर अपनी आज़ादी हासिल कर लोगी। मेरे साथ साहसिक कार्य पर आओ। यहाँ का जीवन बहुत ही उबाऊ और निरर्थक है। निंग उसे लुभाने की कोशिश कर रहा था। बर्फीले चेहरे वाली महिला थोड़ा हिचकिचाई। दरअसल वह भी साहसिक कार्य पर जाना चाहती थी, लेकिन उसके सहज अभिमान ने उसे ठंडी सिसकारी भरने पर मजबूर कर दिया। तुम्हारा तलवार दाव तो बेहतरीन है, लेकिन तुम अभी भी सिर्फ एक दावलॉर्ड हो। अगर तुम अपने दावमज में कामयाब हो जाओ तो मैं तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूँ। निंग खुद को अवाक महसूस कर रहा था। अपने दावमज में कामयाब होना, ये बेहद मुश्किल था। अगर वह सचमुच दावमज में कामयाब हो गया और अपने ओमेगा स्वॉर्ड दाव को शाश्वत बना पाया, तो वह सोच भी नहीं सकता था कि तब तक वह किस स्तर पर पहुंच जाएगा। तब तक ब्रह्मांड के खजाने भी शायद उसके लिए सीमित काम के रह जाएंगे। क्या तुम सच में मेरे साथ बाहर नहीं आना चाहती? निंग ने पूछा। तुम तो बस एक डाउलॉर्ड हो।
स्पष्टतः बर्फीले चेहरे वाली महिला अपना सिर नीचे करने को तैयार नहीं थी। अरे तो फिर छोड़ो भी, लगता है हमारी जोड़ी बनना तय नहीं है। निंग मुड़ी और चली गई। बर्फीले चेहरे वाली महिला निंग को जाते हुए देखती रही, दांत पीसती रही। तलवार के दाव में इतने ऊंचे स्तर तक पहुंच चुका एक दाव लॉर्ड वाकई उसके लिए काफी आकर्षक था। वाह, आखिरकार वह तो बस एक दाव लॉर्ड है। एक बार जब वह अपने दावमज में नाकाम हो गया तो सब खत्म हो जाएगा। जब वह अपने दावमज में कामयाब हो जाएगा तब हम फिर बात करेंगे। बर्फीले चेहरे वाली महिला ने निंग को अपने होश में आने से रोक दिया और हाफिसवॉर्ड में वापस आ गई। निंग थोड़ा पछतावे के साथ आर्मामेंट्स गॉज से बाहर निकल गया। वाइनसेज मुझसे कमजोर है, लेकिन उसे एक ब्रह्मांडीय खजाना मिल गया है जो उसका पीछा करने को तैयार है। लेकिन अब भी मैं हाफिसवॉर्ड नहीं ले जा पा रहा हूँ। छोड़ो छोड़ो। हाँ, निंग इस बारे में काफी निश्चिंत था। उसकी नॉर्थबो तलवारें जीवनदायिनी हथियार थीं, जिन्होंने आखिरकार उसकी काफी मदद भी की। अब तक उसकी 6 उत्तरधनुष तलवारें और उनके भीतर तलवार का सार भी निंग के साथ विकसित हो चुका था, जो अपने ओमेगा तलवार दाव के साथ चौथे चरण तक पहुंच गया था, जिससे उन्हें पहले की तुलना में और भी अधिक गहरा आधार मिला। मेरी उत्तरधनुष तलवारें अब ब्रह्मांड के खजानों से ज्यादा कमजोर नहीं हैं। निंग एक प्रकाश की किरण में तब्दील हो गया और तेजी से तलवार महल के भीतर एक पहाड़ की चोटी पर पहुंच गया। कुछ ही क्षणों बाद एक अमर संपदा उस पर उतर आए। यहीं पर निंग पहले रहा करता था। अब जब वह वापस आ गया है तो वह फिलहाल यहीं रहने वाला था। निंग ने अपने नौकर को निर्देश दिया, हेगेमोन ब्राइटशो तक खबर पहुंचाने में मेरी मदद करो। उसे बता दो कि डार्कनॉर्थ एक व्यापार करना चाहता है। जी हाँ मालिक, नौकर ने उत्तर दिया। अमर संपदा के भीतर निंग एक मीनार के भीतर था, रेलिंग के सहारे झुका हुआ तलवार के खूबसूरत महल को निहार रहा था। डार्कनॉर्थ। अचानक उसके बगल में एक आकृति प्रकट हुई। ये बर्फ की पोशाक पहने सफेद दाढ़ी वाला एक बूढ़ा आदमी था जिसके सिर पर 6 घुमावदार सींग थे। निंग मुड़ा और तुरंत झुक गया। डार्कनॉर्थ आपको नमस्कार करता है हेगेमोन। हेगेमोन ब्राइटशो ने निंग की ओर देखा। तुम बहुत साहसी हो। तुम्हें पता है कि आर्कॉन सिल्कस्नो और एओनियंस दोनों तुम्हें खोज रहे हैं, फिर भी तुम यहाँ खुलेआम अपना चेहरा दिखाने की हिम्मत कर रहे हो। निंग नहीं चाहता था कि उसके दुश्मनों को पता चले कि उसने एक बड़ी सफलता हासिल कर ली है, इसलिए वह विटालिस कला का उपयोग करके अपनी आभा को संशोधित कर रहा था ताकि यह सफलता से पहले जैसी ही रहे। हेगेमोन, क्या तुम जानते हो कि एओनियन मुझे क्यों खोज रहे हैं? निंग मुस्कुराया। मैंने तुमसे पहले भी पूछा था, लेकिन तुम विस्तार से बताने को तैयार नहीं थे। हेगेमोन ब्राइटशो ने निंग की ओर देखा। बताने को तैयार हो? निंग ने सिर हिलाया, फिर अपना हाथ हिलाया और उसमें से एक ज्वलंत फल निकाला। धमाका धमाका धमाका। फल की गड़गड़ाहट भरी आभा साधकों के हृदय और आत्मा में व्याप्त हो सकती थी। अपने वर्तमान स्तर पर भी निंग ने महसूस किया कि उसकी हृदय गति थोड़ी तेज हो गई है। क्या ये? हेगेमोन ब्राइटशो की आंखें चमक उठीं। क्या यह एओन फ्रूट है? एओन फ्रूट? निंग चौंका। क्या यह उत्परिवर्तित ओमनीगेडन ब्लड फ्रूट नहीं था जिसमें ऑटोक का थोड़ा खून था? लगता है तुम सच में समझ नहीं पा रहे हो। जो कि सही भी है। एओन फ्रूट बहुत दुर्लभ और बहुत कीमती होते हैं, हेगेमोन ब्राइटशो ने कहा। एओन फ्रूट केवल एओनियन जाति के लिए ही उपलब्ध हैं। एओनियन इन्हें अपने जीवन जितना ही महत्वपूर्ण मानते हैं और जब तक उन्हें बहुत ज्यादा जरूरत न हो तब तक इन्हें बाहरी लोगों को नहीं देते। मेरी जानकारी के अनुसार कुछ अन्य लोगों के एओनियन भी एओन फ्रूट प्राप्त कर सकते हैं। निंग ने थोड़ा सिर हिलाया। महायुद्ध शुरू होने से पहले ऑटोक बोलिन ने कई लोक विश्वों में संपदा लोक स्थापित किए थे। संभवतः युद्ध समाप्त होने के बाद उसने अपने एओनियनों के लिए उनमें से अधिकांश संपदाओं में ऑटोक के रक्त की एक बूंद छोड़ दी होगी। हालांकि इनमें से किसी भी क्षेत्र में कोई भी एओनियन इनका व्यापार करने को तैयार नहीं है, हेगेमोन ब्राइटशो ने कहा। मैंने केवल 3 उदाहरणों के बारे में सुना है जहां वे एओन फल का व्यापार करने को तैयार थे और हर मामले में इसमें कुछ ऐसा शामिल था जिसे एओनियन जल्द से जल्द हासिल करने के लिए बेताब थे। क्या ये फल सचमुच इतना खास है? निंग ने पूछा। ये ओमनीगेडन ब्लड फ्रूट से काफी मिलते जुलते हैं, लेकिन स्पिरिट पिल्स और दवा बनाने में इस्तेमाल होने पर ये ज्यादा असरदार होते हैं। जैसा कि आप शायद जानते ही होंगे, औषधीय क्षमता में 30% की वृद्धि मूल्य में 10 गुना वृद्धि में तब्दील हो जाती है, हेगेमोन ब्राइटशो ने कहा। एक एओन फ्रूट की कीमत आमतौर पर 20 ओमनीगेडन ब्लड फ्रूट से ज्यादा होती है ना? तो इसका मतलब है कि एओनियन इसी एओन फ्रूट की वजह से आपको खोज रहे हैं। पुस्तक 36 अध्याय 7 सफलता। तुमने उनके एओन फ्रूट चुरा लिए? हेगेमोन ब्राइटशो ने पूछा। जी, निंग मन ही मन सोच रहा था। मैंने सिर्फ उनके फल नहीं चुराए, मैंने तो उनका पेड़ ही उखाड़ दिया। फिर भी निंग को एओनियंस के प्रति कोई खास सहानुभूति या अपराधबोध नहीं हुआ। यह एक ऐसी जाति थी जो साधकों को खाकर खुश होती थी। उसे सचमुच अंदाजा नहीं था कि ऑटोक बोलिन ने ऐसी संतानों वाली जाति क्यों बनाई थी। मैं आपके साथ एओन फ्रूट का व्यापार करना चाहता हूँ, निंग ने कहा, लेकिन मुझे कुछ सामग्रियों की जरूरत है। बोलते हुए उसने हाथ हिलाया। उसके बगल में हवा में पात्रों की एक विशाल सूची प्रकट हुई। ये वे सामग्रियां थीं जिनकी लुमिसवर्ड गॉडविंग्स के पहले 2 चरणों में महारत हासिल करने के लिए जरूरत थी। निंग ने 300 से ज्यादा हेगेमोनिक विरासतों को देखा था और उनमें से उसने इस गुप्त कला को अपनी ग्रैंड डिफ्रैक्शन स्वॉर्ड कला के लिए सबसे उपयुक्त माना था। वह एक ही समय में दोनों गुप्त कलाओं का प्रशिक्षण लेने की योजना बना रहा था। इस तरह जब वह भविष्य में ओमेगा स्वॉर्ड दाओ यिन यान का उपयोग करेगा तो वह उन्हें एक साथ इस्तेमाल कर सकेगा और इस तकनीक की शक्ति को और बढ़ा सकेगा।
तुम्हें जिन सामग्रियों की जरूरत है वे सभी बेहद कीमती और दुर्लभ हैं। हेगेमॉन ब्राइटशो ने उन्हें देखकर भौहें चढ़ाईं। ये एक हेगेमोनिक गुप्त कला के लिए सामग्रियां थीं, बेशक ये दुर्लभ थीं। निंग ने हंसते हुए कहा, इसीलिए मैं उनके लिए एओन फ्रूट पेश कर रहा हूँ। मुझे आधा साल चाहिए, हेगेमॉन ब्राइटशो ने कहा। मुझे 15 एओन फ्रूट भी चाहिए। ठीक है, निंग ने बिना मोलभाव किए स्वीकार कर लिया। हेगेमॉन ब्राइटशो ने निंग की ओर आश्चर्य से देखा, फिर हंसा। डार्कनॉर्थ, तुमने एओनियंस से कितने एओन फ्रूट लिए? वे उनमें से हर एक को बहुत महत्व देते हैं, लेकिन लगता है तुम उनमें से 15 आसानी से छीनने में कामयाब रहे। कोई आश्चर्य नहीं कि वे तुम्हें पागलों की तरह ढूंढ रहे हैं। वास्तव में इतनी अधिक संख्या नहीं है, निंग ने कहा। मुझे तुम्हें सावधान रहने की याद दिलानी होगी। न तो आर्कॉन सिल्क स्नो और न ही एओनियंस का सामना करना आसान दुश्मन है, हेगेमॉन ब्राइटशो ने कहा। मैंने तुमसे एक बार तुम्हारी मदद करने का वादा किया था। अगर तुम मुझे और एओन फ्रूट देने को तैयार हो तो मैं दूसरी बार तुम्हारी मदद करूंगा और 10 और एओन फ्रूट लूंगा। निंग ने पलकें झपकाईं। निर्दयी, बिल्कुल निर्दयी। 10 एओनियन हर 10 लाख अराजकता चक्रों में केवल 36 एओन फल ही प्राप्त कर पाते थे। वे केवल एक ऑटोक के रक्त की बदौलत ही बने थे। बहुत अच्छा, निंग फिर भी मुस्कुराया और सिर हिलाया, लेकिन मन ही मन बुदबुदाया, ओह हेगेमॉन, मुझे डर है कि अब तुम्हें वह मौका नहीं मिलेगा। न तो आर्कन सिल्क स्नो और न ही एओनियंस मेरे लिए कोई खतरा है। रेशमी बर्फ का विशाल पवित्र शहर लगातार बर्फ के टुकड़ों से ढका रहता था। शहर के भीतर एक विशाल महल की चोटी पर एक दुबला पतला सफेद वस्त्र पहने सफेद बालों वाला आदमी रेलिंग के सामने खड़ा था। उसकी लंबी भौहें हवा में लहरा रही थीं। वह शून्यता में घूर रहा था। उसके पीछे 3 शाश्वत सम्राट खड़े थे। आर्कन सिल्क स्नो हत्या के इरादे से उबल रहा था। मुझे खबर मिली है कि डॉल और डार्कनॉर्थ इस समय ब्राइटशो किंगडम में छिपा है, आर्कन सिल्क स्नो ने ठंडे स्वर में कहा। मुझे नहीं पता कि वह प्राइमल ट्विन है या किसी तरह खुद को जिंदा करने में कामयाब रहा है, लेकिन मैं उसे दोबारा जिंदा नहीं छोड़ूंगा। वह संभवतः ब्राइटशो किंगडम में काफी समय बिताने वाला है। लाल बालों वाली लाल वस्त्र पहने महिला ने हिचकिचाते हुए कहा। ऐसा कोई तरीका नहीं है कि वह हमेशा के लिए वहां छिप जाए। देर सवेर वह बाहर आ ही जाएगा। डाउलॉर्ड्स केवल 108,000 अराजकता चक्रों तक ही जीवित रहते हैं। उसे साहसिक कार्य पर जाना होगा और उसे डाउमज का प्रयास करना होगा। ऐसा कोई तरीका नहीं है कि वह हमेशा के लिए अंदर छिप जाए, आर्कन सिल्क स्नो ने कहा। लेकिन वह भागकर कहाँ जाएगा? बाकी सम्राट झिझक रहे थे। उन्हें लग रहा था कि निंग को फंसाना बेहद मुश्किल होगा। हालांकि आर्कन सिल्क स्नो को पूरा विश्वास था, एक बार जब वह ब्राइटशो साम्राज्य छोड़ देगा तो 2 संभावनाएं हैं। पहली यह कि वह जाते समय 3 स्पेसटाइम सुरंगों में से किसी एक से गुजरेगा। हेगेमॉन ब्राइटशो द्वारा व्यक्तिगत रूप से स्थापित सुरंगें उसे बहुत दूर तक ले जा सकती हैं और वे 3 अलग अलग क्षेत्रों तक ले जाती हैं। दूसरी संभावना यह है कि वह अपनी शक्ति से ही निकलेगा। आर्कन सिल्क स्नो ने ठंडी मुस्कान दी। मैं तुम तीनों से उन 3 स्पेसटाइम सुरंगों के निकास द्वारों के सामने पहरा देने को कहूंगा। मैं खुद ब्राइटशो किंगडम के बाहर पहरा दूंगा। अगर उसने वहां से निकलने की हिम्मत की तो मैं उसे तुरंत मार डालूंगा। अच्छे से आर्कन, अगर आप चाहें कि हम स्पेसटाइम सुरंग के निकास द्वारों पर नजर रखें तो यह आसान होगा, लेकिन आपको पूरे ब्राइटशो साम्राज्य पर नजर रखनी होगी। तीनों सम्राट काफी चिंतित थे। मेरी अपनी योजनाएं हैं, आर्कन सिल्क स्नो ने विस्तार से नहीं बताया। उसके पास वह क्षतिग्रस्त रियलमशिप तो थी, लेकिन उसकी हालत इतनी अच्छी थी कि उसमें एक शिप स्पिरिट भी थी। वह रियलमशिप इस्तेमाल करने लायक तो थी, बस लंबी दूरी तय नहीं कर पा रही थी। दरअसल वह हेगेमॉन ब्राइटशो के स्पेसटाइम में टेलीपोर्ट करने की दूरी के बराबर भी नहीं थी। इसके बावजूद आर्कन सिल्क स्नो ने यह बताने की हिम्मत नहीं की कि वह उसके पास थी। वह सचमुच निंग और नाइनडिस्ट को मारना चाहता था ताकि वह उसकी और मरम्मत कर सके। जैसे ही वह ब्राइटशो किंगडम के करीब पहुंचता, वह भागों के बीच प्रतिध्वनि के आधार पर निंग की स्थिति का अंदाजा लगा लेता। अगर निंग धीरे धीरे उड़कर दूर जाना चाहता तो नामुमकिन। हम 3 स्पेसटाइम सुरंगों और ब्राइटशो किंगडम के बाहर के इलाके पर नजर रखेंगे। डाउल और डार्कनॉर्थ, तुम्हारे पास भागने के लिए कहीं नहीं है। आर्कन सिल्क स्नो ने अपनी तैलीय हरी आंखें सिकोड़ लीं, उनसे ठंडी रोशनी चमक रही थी। हालांकि निंग को इसकी जरा भी परवाह नहीं थी। लगभग 5 महीने बीत गए। हेगेमॉन ब्राइटशो ने कई जगहों का दौरा किया और आखिरकार निंग के लिए जरूरी सारी सामग्री हासिल कर ली। शुक्र है कि निंग ने लुमिस्फर्ड गॉडविंग्स के केवल पहले 2 चरणों के लिए जरूरी सामग्री ही मांगी थी। अगर वह इसमें पूरी तरह से महारत हासिल करना चाहता तो जरूरी सामग्री में 10 गुना समय लगता। पूरे फ्लेमड्रैगन रियल्म्स में शायद पर्याप्त सामग्री नहीं थी। उसे धीरे धीरे इसकी तलाश के लिए कहीं और जाना पड़ता। लुमिस्फर्ड गॉडविंग्स, निंग अपनी संपत्ति दुनिया के समतल मैदान में कमल की मुद्रा में बैठा था। उसके सिर के ऊपर सुनहरे पंखों का एक बेहद चमकदार जोड़ा मंडरा रहा था, जो अतुलनीय तलवार की आभा बिखेर रहा था। पंख फैले हुए थे और अनगिनत पंख दिखाई दे रहे थे। हर पंख से अद्भुत शक्ति निकल रही थी। ये पंख और पर तलवार की रोशनी से बने थे, जिसने भौतिक रूप धारण कर लिया था। निंग के जिंदन अराजकता क्षेत्र में असली सुनहरे पंख थे, जो किसी जादुई खजाने जैसे थे। इन पंखों को बनाने के लिए इस्तेमाल की गई सभी कीमती सामग्री का इस्तेमाल किया गया था। पंखों का ये जोड़ा जिंदन के अराजकता क्षेत्र में लटका हुआ था। निंग ने इसे बार बार सावधानी से ढाला और फिर से ढाला, जिससे बड़ी मात्रा में पदार्थ लगातार अवशोषित होकर पंखों में बदल गए, जो पंखों में उड़ गए। जैसे जैसे समय बीतता गया, पंख और भी जटिल और बड़े होते गए।
जाहिर है उसकी शक्ति भी बढ़ती जा रही थी। निंग के सिर के ऊपर के देव पंख एकदम चकाचौंध कर देने वाली रोशनी से चमकने लगे। शायद इसे देखकर आम सर्वोच्च दावलॉर्ड्स इतने डर गए होंगे कि उनके पैर जेली में बदल जाएंगे। ब्रेंड डिफ्रैक्शन स्वॉर्ड और लुमिस्वर्ड गॉडविंग्स स्वभाव से कुछ अलग थे। ब्रेंड डिफ्रैक्शन स्वॉर्ड अप्रत्याशित और क्षणभंगुर था, लगभग समुद्र की लहरों की तरह है जो एक अंतहीन चक्र में दुश्मनों पर टूट पड़ती थी। इसकी शक्ति तलवार की अनगिनत धाराओं में फैली हुई थी। हालांकि लुमिस्वर्ड गॉडविंग्स ने अपनी सारी शक्ति पंखों के उस जोड़े में केंद्रित कर दी थी। पहली ने उसकी शक्ति को बिखेर दिया, दूसरी ने उसे सघन कर दिया। यही कारण था कि निंग ने तय किया था कि ये दो गुप्त कलाएं ही थीं जिनका इस्तेमाल उसके यिन यांग अराजकता जगत को बनाने के लिए सबसे उपयुक्त होगा। यह वाकई जटिल है। इसके लिए तलवार के ताव में अत्यंत उच्च स्तर की अंतर्दृष्टि की आवश्यकता होती है। यह एक अत्यंत जटिल गुप्त कला थी। निंग ने इसमें 30,000 साल से ज्यादा समय प्रशिक्षण में बिताया था, और अगर उसके द्वारा अस्थायी त्वरण खजाने के उपयोग को भी ध्यान में रखा जाए तो उसे इसमें सफल होने में वास्तव में 3 लाख साल से ज्यादा समय लगा था। इस गुप्त कला की जटिलता स्वतः स्पष्ट थी। फुफ निंग के जिंदन अराजकता क्षेत्र में विवर्तित प्रकाश के समुद्र के ऊपर सुनहरे पंखों का एक साधारण लेकिन सुंदर जोड़ा उड़ता हुआ दिखाई दे रहा था। उसकी शक्ति अब पूरी तरह से संयमित थी, पहले के विपरीत जब वह साफ दिखाई देती थी। आखिरकार मुझे इसमें महारत हासिल हो गई है। अब मैं अपनी दोनों गुप्त कलाओं में महारत हासिल कर चुका हूँ। ब्रेंड डिफ्रैक्शन स्वॉर्ड और लुमिस्वर्ड गॉडविंग्स। निंग के चेहरे पर खुशी के भाव थे। अपनी शक्ति को परखने का समय आ गया है। निंग मैदान में खड़ा खाली आसमान को घूर रहा था। उसके एक विचार मात्र से उसके शरीर से अपार शक्ति प्रवाहित होने लगी और हवा में सुनहरे पंखों का एक जोड़ा उभर आया। पंख बिल्कुल चमकदार थे, मानो कला का एक नमूना हो, लेकिन उनसे तलवार की जैसी कोई ध्वनि नहीं निकल रही थी। एक क्षण बाद उसके शरीर से शक्ति का एक और सैलाब उमड़ पड़ा। इस बार तलवार की एक विशाल चापाकार रोशनी प्रकट हुई। देखते ही देखते तलवार की रोशनी के अनगिनत चापों ने निंग के चारों ओर हजारों किलोमीटर के क्षेत्र को पूरी तरह से भर दिया। वे एक दूसरे से होकर गुजरते, कभी एक दूसरे में विलीन हो जाते तो कभी एक दूसरे से टकराते हुए उड़ते हुए। जहां तक सुनहरे पंखों की बात है, वे तलवार की रोशनी के इस तूफान में अविश्वसनीय गति से उड़े। सुनहरे पंख निंग की उड़ान से 10 गुना ज्यादा तेज उड़े। ये गति का एक ऐसा स्तर था जिसे कोई साधारण गति से हासिल नहीं कर सकता था। स्विश स्विश स्विश। सुनहरे पंख मानो उस क्षेत्र में हर जगह मौजूद थे। वे बेहद खूबसूरत थे, फिर भी साधारण और सादे, बिना किसी तलवारबाजी के। हालांकि उड़ते हुए वे अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को चीरते हुए निकल जाते थे। यह इतना शक्तिशाली था कि खुद निंग भी उनसे थोड़ा चौंक गया। यिन यांग अराजकता जगत। निंग ने तुरंत 2 गुप्त कलाओं को एक साथ नियंत्रित किया। यिन और यांग को मिलाकर अपनी तलवार दाव की दुनिया को प्रकट किया। धमाका। सुनहरे पंख किसी महान सम्राट की तरह थे जो पूरे क्षेत्र में बेखौफ उड़ रहे थे। जहां कहीं भी वे दिखाई देते, तलवारों की अनगिनत धनुषाकार रोशनी उन्हें घेर लेती और दोनों मिलकर एक प्राकृतिक संपूर्ण रूप धारण कर लेते। अगर मैं अपने यिन यांग अराजकता लोक को अपने हृदय लोक प्रक्षेपण के साथ मिला दूं, तो कोई भी दुश्मन मेरे व्यक्तिगत आक्रमण से पहले ही डरकर बेहोश हो जाएगा। इस तकनीक के साथ अब मैं समूह के हमलों के प्रति कमजोर नहीं हूँ, चाहे कितने भी हमले हों। निंग बहुत खुश हुआ। उसकी 9 नवीनता कलाएं वास्तव में उसके ओमेगा स्वॉर्ड दाव यिन यांग के लिए बहुत उपयुक्त नहीं थीं, क्योंकि वे मुख्यतः तात्विक प्रकृति की थीं। तलवार के दाव पर आधारित गुप्त कलाओं का उपयोग करना सबसे उपयुक्त विकल्प था। निंग द्वारा चुनी गई 2 गुप्त कलाओं में से एक यिन गुण वाली थी, जबकि दूसरी यांग गुण वाली। अब जब मैंने अपनी गुप्त कलाओं में महारत हासिल कर ली है, तो अब आक्रमण का समय आ गया है। उसी दिन निंग ने अपनी अमर संपत्ति को त्याग दिया। फिर तलवार महल के सभी साधकों की चौकस निगाहों के सामने वह अकेला ही चला गया। पुस्तक 36 अध्याय 8 सम्राट नाइटवल पैलेस लॉर्ड डार्कनॉर्थ। महल के स्वामी 12 राज्यों के विभिन्न साधक जिनके पास से जी निंग गुजरा, सभी ने उसे बड़े आदर से पुकारा। जल्द ही निंग स्पेसटाइम सुरंगों तक पहुंच गया। निंग ने 3 सुरंगों में से एक को चुना, फिर उसमें प्रवेश किया और बिना किसी निशान के गायब हो गया। डाउलॉर्ड डार्कनॉर्थ पहले ही निकल चुका है। वह फ्लाइडस्ट स्टार की ओर बढ़ रहा है। कुछ काले कवचधारी डाउलॉर्ड्स और साथ ही अन्य साधकों ने यह बात फैलानी शुरू कर दी। उन्हें नहीं पता था कि असल में ये जानकारी कौन खोज रहा था, लेकिन चूंकि आर्कन सिल्क्सनो और एओनियन दोनों ही निंग की तलाश में थे, इसलिए वे स्वाभाविक रूप से उपलब्ध कई माध्यमों का उपयोग करके निंग का सटीक और तेजी से पता लगाने में सक्षम थे। ब्राइट शो किंगडम के बाहर शून्य में आर्कन सिल्क्सनो पहरा दे रहा था। उसकी सफेद भौहें फड़क रही थीं। अचानक उसके ठंडे चेहरे पर आश्चर्य की एक झलक दिखाई दी। डाउलॉर्ड डार्कनॉर्थ ने जो स्पेसटाइम सुरंग चुनी थी, क्या वह असल में सिल्क्सनो सिटी के सबसे नजदीक से निकलने वाली सुरंग है? हम्फ, कितनी चतुराई है। उसने जानबूझकर वह सुरंग चुनी जिस पर किसी और को शक भी नहीं होता। बदकिस्मती से मैंने तीनों निकासों पर नजर रखने के लिए एक सम्राट की व्यवस्था कर दी है। भाई नाइटवल, डाउलॉर्ड डार्कनॉर्थ फ्लाइडस्ट स्टार पर प्रकट होने वाला है। आपको बस उसे कुछ समय के लिए बांध देना है। मैं तुरंत निकल रहा हूँ। आर्कन सिल्क्सनो ने तुरंत आदेश देना शुरू कर दिया। चिंता मत करो आर्कन। सम्राट नाइटवल को खुद पर पूरा भरोसा था। वे सभी सिल्क्सनो के पवित्र शहर के थे और उन सभी के शहर में अवतार थे। नतीजतन अवतार एक दूसरे से तुरंत संवाद कर पा रहे थे।
फ्लाइडस्ट तारा कभी एक साधारण वीरान तारा था। जब से हेगेमॉन ब्राइटशो ने अपनी स्थिर स्पेस-टाइम सुरंगें स्थापित की थीं, तब से ये 3 सुरंगों के निकास द्वारों में से एक बन गया था। परिणामस्वरूप ये स्वाभाविक रूप से एक विशेष स्थान बन गया। यह क्षेत्र अब प्राचीन और शक्तिशाली अवरोधों से सुरक्षित था और काले कवच वाले डाउनलॉर्ड्स के साथ साथ अधिक शक्तिशाली डाउनलॉर्ड्स भी इसकी रक्षा कर रहे थे। डाउनलॉर्ड डार्कनॉर्थ फ्लाइडस्ट स्टार के बाहर अस्त-व्यस्त शून्य में एक मोटा ताजा बूढ़ा आदमी था। उसकी त्वचा अजीब सी गोरी थी और वह बेहद मोटा था और उसने ढीले ढाले कपड़े पहने हुए थे। उसके माथे पर 2 मुलायम सींग निकले हुए थे और 2 संक्षारक आंखें थीं जो लगभग किसी सांप की ठंडी आंखों जैसी चमक रही थीं। यह मोटा बर्फीली त्वचा वाला बूढ़ा आदमी सम्राट नाइटवल था, जो अपनी बर्बरता के लिए मशहूर था। आर्कन सिल्क्सनो को खुले तौर पर और प्रत्यक्ष रूप से दुष्ट और क्रूर कहा जा सकता था। इसके विपरीत सम्राट नाइटवल एक अस्पष्ट रूप में कपटी और क्रूर थे। उनकी प्रतिष्ठा बेहद खराब थी और हर कोई उन्हें एक दुष्ट व्यक्ति के रूप में जानता था। यहाँ तक कि अन्य सम्राटों ने भी एक बार उनका पीछा किया था और उन्हें मारने का प्रयास किया था। आर्कन सिल्क्सनो के सत्ता में आने के बाद उन्होंने तुरंत सम्राट नाइटवल को अपने अधीनस्थ के रूप में शामिल कर लिया। कई क्रूर और बर्बर सम्राटों ने भी ऐसा ही किया था और उन्होंने एकजुट होकर पवित्र नगरों में से एक पर कब्जा कर लिया था। वे इतने शक्तिशाली थे कि उनके संगठन को उखाड़ फेंकना बहुत मुश्किल था। हालांकि दुष्ट और क्रूर साधकों से अक्सर घृणा की जाती थी, लेकिन उन सभी को पूरी तरह से मिटाना संभव नहीं था। अब जब आर्कन सिल्क्सनो उनका नेता था और अन्य प्राचीन राक्षस गुप्त रूप से उनका समर्थन कर रहे थे, तो वे एक अत्यंत दुर्जेय शक्ति बन गए। वह आ रहा है। सम्राट नाइटवल की नजर फ्लाइडस्ट स्टार की सुरंग के निकास द्वार पर टिकी थी। उसने देखा कि एक सफेद वस्त्रधारी युवक, जिसकी पीठ पर काला म्यान था, अचानक प्रकट हुआ। आर्कन ने जो कहा उसके अनुसार डार्कनॉर्थ को आर्कन के बराबर शक्ति प्राप्त कर लेनी चाहिए थी और वह उससे बस थोड़ा कमजोर है। आर्कन भी उसे नहीं मार सकता था। उसे एक खजाने पर निर्भर रहना पड़ा। हालांकि सम्राट नाइटवल डाउनलॉर्ड्स का तिरस्कार करते थे, फिर भी उन्होंने डाउनलॉर्ड डार्कनॉर्थ को बहुत कम आंकने की हिम्मत नहीं की। आखिरकार वह व्यक्ति शायद उससे कहीं ज्यादा शक्तिशाली था। मुझे बस इतना करना है कि मैं उसे जितना हो सके धीमा कर दूं और यह सुनिश्चित करूं कि वह छूट न जाए। सम्राट नाइटवल को अपनी संभावनाओं पर पूरा भरोसा था। फुफ जी निंग फ्लाइडस्ट स्टार के ऊपर शून्य में प्रकट हुई, फिर तेजी से वहां से उड़ गई। अरे, निंग अचानक धीमा पड़ गया। भौहें चढ़ाते हुए दूर से उस मोटे अजीब से गोरे चिट्टे बूढ़े आदमी को घूरने लगा जो अचानक उसके सामने प्रकट हो गया था। सम्राट नाइटवल, निंग ने उस आदमी को पहचान लिया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम मेरे बारे में जानते होगे, डाउनलॉर्ड डार्कनॉर्थ। मैं बहुत खुश और सम्मानित महसूस कर रहा हूँ। सम्राट नाइटवल की आंखें सिकुड़ गईं और वह खुशी से मुस्कुरा उठे। मुझे लगता है कि तुम जानते हो कि मैं यहाँ क्यों हूँ, डाउनलॉर्ड डार्कनॉर्थ। मैं यहाँ पहरा दे रहा हूँ क्योंकि मैं तुम्हें डाउनलॉर्ड डार्कनॉर्थ सिल्क्सनो के पवित्र शहर में आने के लिए आमंत्रित करना चाहता हूँ। हमारे आर्कन सचमुच तुमसे मिलना चाहते हैं। मुझे बुलाओ। निंग ठंडे स्वर में मुस्कुराया। बहुत अच्छा, आगे बढ़ो। अगर मैं आगे आगे रास्ता दिखा रहा हूँ तो क्या होगा अगर तुम अचानक भाग जाओ, डाउनलॉर्ड डार्कनॉर्थ? क्या ये परेशानी वाली बात नहीं होगी? मुझे लगता है तुम्हें मेरी जागीर दुनिया में आ जाना चाहिए। इस तरह हम ज्यादा तेजी से और ज्यादा सुविधा से आगे बढ़ सकेंगे। सम्राट नाइटवल निंग की ओर मुस्कुराते रहे। निंग ने पहले ही तय कर लिया था कि वह आर्कन सिल्क्सनो के पूरे संगठन को जड़ से उखाड़ फेंकेगा। उसने सिल्क्सनो के पवित्र शहर के सम्राटों पर स्वाभाविक रूप से शोध किया था, कुछ एकांतप्रिय वृद्धों को छोड़कर जिनके बारे में जानकारी मिलना मुश्किल था। निंग को लगभग सभी के बारे में पूरी रिपोर्ट मिल गई थी। जहां तक सम्राट नाइटवल की बात है, यह मोटा विचित्र रूप से गोरी चमड़ी वाला बूढ़ा आदमी अंदर से सड़ा हुआ था। सिल्क्सनो के पवित्र शहर से संबंधित जिन सम्राटों को निंग मारने की योजना बना रहा था, उनमें सम्राट नाइटवल निश्चित रूप से शीर्ष 3 में स्थान पर था। अगर मैं तुम्हारी जायदाद की दुनिया में आ गया तो मेरी जान तुम्हारे हाथों में होगी। निंग ने सिर हिलाया। माफ करना, मैं तुम्हारी बात नहीं मानूंगा, डाउनलॉर्ड डार्कनॉर्थ। इस स्थिति को देखते हुए क्या तुम्हें सचमुच लगता है कि तुम बच निकल पाओगे? सम्राट नाइटवल की आंखों में ठंडी रोशनी चमक उठी। किससे बचूं? तुमसे? निंग हंसा। मैं तुम्हें हरा तो नहीं पाऊंगा, डाउनलॉर्ड डार्कनॉर्थ, लेकिन तुम भागने की बात तो भूल ही जाओ। सम्राट नाइटवल मुस्कुराया। आर्कन सिल्क्सनो ने उन तीनों को इसलिए चुना था क्योंकि वे विरोधियों को बांधने में बेहद कुशल थे। निंग ने अचानक धीमी आवाज में कहा, मैंने सुना है सम्राट नाइटवल कि अपनी स्वनिर्मित नाइटवल गुप्त कला के प्रशिक्षण के लिए आपने कुल 381 क्षेत्रों के भीतर हर एक शिशु का वध कर दिया। वे शिशुओं से ज्यादा कुछ नहीं थे। हर दिन और भी पैदा हो रहे हैं, सम्राट नाइटवल ने धीरे से कहा। हेगेमॉन ब्राइटशो एक अराजकतावादी देव जानवर है। हेगेमॉन नेदरलिली एक प्राचीन है। हेगेमॉन विंडरिन एक पथभ्रष्ट है। उनमें से किसी के भी माता पिता नहीं थे क्योंकि तीनों ही आदिकालीन अराजकता से पैदा हुए थे। निंग ने धीरे से कहा, लेकिन मैं तो नश्वर संसार में पैदा हुआ था और धीरे धीरे आगे बढ़ा। जब मैं तुम्हारे जैसे किसी व्यक्ति को देखता हूँ जिसने अपनी गुप्त कलाओं में निपुणता हासिल करने के लिए नन्हे मुन्नों के जीवन का इस्तेमाल किया, तो मेरे मन में बस एक ही विचार आता है, तुम्हें मार डालने का। मुझे तुम्हें न ढूंढ पाने की चिंता थी, लेकिन तुम तो मेरे दरवाजे तक पहुंच गए। कई दुष्ट साधक गुप्त कलाओं या दिव्य क्षमताओं का प्रशिक्षण लेने के लिए शिशुओं का उपयोग करते थे। उदाहरण के लिए, शिशु अपरा का उपयोग अनगिनत दुष्ट तकनीकों में किया जाता था।
ऐसा इसलिए था क्योंकि नवजात शिशु नए जीवन की उत्पत्ति का प्रतीक थे। वे अत्यधिक जीवन शक्ति और असीम क्षमता से भरे होते थे। निंग ऐसे साधकों से बेहद घृणा करता था। जब भी उसका सामना ऐसे साधकों से होता तो उसकी प्रतिक्रिया एक ही शब्द में कही जा सकती थी, मार डालो। आहा, मुझे मारने की चाहत रखने वाले बहुत हैं, यहाँ तक कि शाश्वत सम्राटों में भी। लेकिन क्या हुआ, मैं तो अभी भी बिल्कुल ठीक हूँ। सम्राट नाइटवल जोर से हंस पड़े। उनकी गहरी अमर ऊर्जा के कारण उनकी हंसी उनके आसपास के अराजक शून्य में गूंज उठी। कुछ ही लोग हैं जो मुझे मार सकते हैं और मैं उनसे कोसों दूर रहता हूँ। और तुम्हारा क्या, डाउलॉर्ड डार्कनॉर्थ, तुम तो अभी भी सिर्फ एक डाउलॉर्ड हो। तुम मुझे मारोगे? हाँ, आर्कॉन सिल्क्सनो खुद मुझे नहीं मार सकता, लेकिन तुम्हें लगता है कि तुम मार सकते हो? हाँ, सम्राट नाइटवल भी निंग जैसे लोगों से घृणा करते थे जो उन्हें सिर्फ इसलिए मारना चाहते थे क्योंकि वह दुष्ट थे। स्नेक। निंग की 6 उत्तरी धनुष तलवारें एक साथ म्यान से बाहर निकल आईं। निंग के 3 सिर और 6 भुजाएं प्रकट हुईं और उसने सभी 6 उत्तरी धनुष तलवारें तैयार रखीं। डाउलॉर्ड डार्कनॉर्थ मेरे ठीक सामने खड़ा है और वह मुझ पर हमला करने वाला है। चिंता मत करो आर्कन, मैं उसे किसी भी तरह भागने नहीं दूंगा। सम्राट नाइटवल ने तुरंत अपनी प्रसिद्ध नाइटवल गुप्त कला का प्रदर्शन करते हुए आर्कन सिल्क्सनो को संदेश भेजा। गड़गड़ाहट। उसकी विचित्र रूप से गोरी त्वचा अचानक एक विशाल बोरी की तरह हर दिशा में फैल गई। बोरी का मुंह सीधे निंग की ओर था और चूसने की शक्ति का एक उछाल सीधे उसकी ओर भेज रहा था। विशाल सफेद बोरी के अंदर सिर्फ अंतहीन अंधेरा ही दिखाई दे रहा था। निंग ने अपनी सभी 6 उत्तरधनुष तलवारें पकड़ रखी थीं और चुपचाप अपने प्रतिद्वंद्वी को अपनी ओर आते देख रहा था। विशाल सफेद थैला तेजी से निंग की ओर झपटा, उसे छेद में निगलने की कोशिश में। छेद में अचानक एक विशाल भयानक चेहरा भी प्रकट हुआ। ये सम्राट नाइटवल का चेहरा था और उस चेहरे ने अपना विशाल मुंह खोला जिसके दांत अनगिनत चाकुओं की तरह चमक रहे थे, जैसे उसने निंग की ओर दांतों से काटा हो, निंग को पूरा निगलने की कोशिश में। अब तुम मर सकते हो। निंग ने जरा भी दया नहीं दिखाई। धमाका। निंग के ऊपर हवा में अचानक चमकदार पंखों का एक जोड़ा प्रकट हुआ। उसी समय निंग के चारों ओर तलवारों की रोशनी के अनगिनत चाप भी प्रकट हुए। दोनों ने मिलकर एक विशाल यिन यांग अराजकता जगत का निर्माण किया जिसने विशाल थैले को पूरी तरह से अपने भीतर कैद कर लिया। गड़गड़ाहट। एक विशाल हृदयलोक प्रक्षेपण भी उतर रहा था। हृदयलोक प्रक्षेपण में पहाड़, नदियां, झीलें, घास के मैदान और घास के मैदान थे जो स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे थे। बिल्कुल बीच में स्थित विशाल तलवार पर्वत ने विशेष रूप से विस्मय और भय का तीव्र भाव उत्पन्न किया। हृदयलोक प्रक्षेपण यिन यांग अराजकतालोक के साथ पूरी तरह से विलीन हो गया। स्लैश। सफेद बोरा तुरंत फट गया। ये कैसे संभव है? सम्राट नाइटवल अपने मूल रूप में पुनः प्रकट हुए, लेकिन यिन यांग अराजकता जगत और हृदय जगत प्रक्षेपण के दोहरे खतरों का सामना करते हुए उन्हें केवल अत्यधिक भय का अनुभव हुआ। पुस्तक 36 अध्याय 9 मारे गए। इस मिशन को स्वीकार करने से पहले आर्कन सिल्क्सनो को निंग की ताकत का पूरा अंदाजा हो गया था। उसके जैसा बूढ़ा कपटी इंसान स्वाभाविक रूप से सब कुछ याद रख लेता था। उसने कभी जरा भी अति आत्मविश्वास दिखाने की हिम्मत नहीं की थी। अगर करता तो इतने सालों तक जिंदा नहीं रह पाता। लेकिन चाहे वह कितना भी सावधान क्यों न रहा हो, उसने कभी सोचा भी नहीं था कि डाउलॉर्ड डार्कनॉर्थ की गुप्त कलाएं अकेले ही इतनी भयानक शक्ति तक पहुंच जाएंगी। उसने पहले कभी इतनी शक्तिशाली गुप्त कलाओं या इतने शक्तिशाली हृदयलोक प्रक्षेपण का सामना नहीं किया था। दरअसल उसे लगा कि यह बहुत संभव है कि कोई भी आर्कॉन ऐसा न हो जिसकी गुप्त कलाएं डाउलॉर्ड डार्कनॉर्थ की बराबरी कर सकें, भले ही वह उन सभी पुराने शैतानों को भी ध्यान में रखे जो एकांतवास में चले गए थे। अगर कुछ ऐसे भी थे जो बराबरी कर सकते थे तो ज्यादा से ज्यादा 3 ही थे। फुसफुसाहट। तलवार दाव की ऐसी भयावह दुनिया का सामना करते हुए सम्राट नाइटवल अपना दिव्य शरीर बनाए रखने में असमर्थ थे। उन्होंने तुरंत एक स्याह काले धुंध का रूप धारण कर लिया जो दुष्टता से भरा हुआ था और तुरंत भागने लगा। यही सम्राट नाइटवल का अजेय रूप था और यही कारण था कि वे इतने लंबे समय तक जीवित रह पाए थे। मुझे भागना है। भागते हुए वह तुरंत स्पेस टाइम को चीरने के लिए आगे बढ़ा। क्या हो रहा है? मैं भाग क्यों नहीं सकता? उसे आभास हो गया था कि उसके आसपास का स्पेस टाइम पूरी तरह से बंद हो गया है। उसे यह नहीं पता था कि निंग के ओमेगा स्वॉर्ड दाव ने उसे तीसरे चरण में भी आसानी से स्पेस टाइम को चीरने की अनुमति दे दी थी। अब जब निंग चौथे चरण में पहुंच गया था तो उसके ओमेगा स्वॉर्ड दाव यिन यांग ने उसे स्पेस टाइम पर अत्यधिक शक्तिशाली नियंत्रण प्रदान किया जिससे वह उसे पूरी तरह से दबा सकता था। केवल वही व्यक्ति जिसका दाव इस मामले में निंग से बेहतर हो स्पेस टाइम को चीर सकता था, कोई और नहीं। निंग से आगे निकलने के लिए शायद सिर्फ एक हेगेमॉन ही ऐसा कर सकता है। मेरे खजाने। सम्राट नाइटवल ने तुरंत भागने के लिए रखे गए अपने खजाने को सक्रिय करने की कोशिश की, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। उन्मूलन। निंग एक प्रकाश की किरण में बदल गया जो सीधे सम्राट नाइटवल की ओर बढ़ी। उसी समय उसने अपनी हृदय शक्ति उन्मूलन तकनीक का प्रयोग किया। फुफकार। ध्वनिहीन हार्टफोर्स एराडिकेटर तुरंत शून्य को चीरता हुआ भागता हुआ काली धुंध पर टूट पड़ा। सम्राट नाइटवल को आभास हो गया कि भयानक विनाशकारी इच्छा शक्ति सीधे उनकी आत्मा और सच्ची आत्मा से टकरा रही है।
निंग का वर्तमान हृदय बल पहले से बिल्कुल अलग स्तर पर था। कोई भी साधारण सर्वोच्च दावलॉर्ड इसका प्रतिरोध नहीं कर पाता। हालांकि सम्राट नाइटवल एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने शाश्वत सम्राट बनने के लिए घृणित तकनीकों का सहारा लिया था और बहुत लंबे समय तक जीवित रहे थे। परिणामस्वरूप उनका दाव हृदय अत्यंत शक्तिशाली था और वे निंग के प्रहार को पूरी तरह से सहन कर पाए। फुसफुसाहट। हार्टफोर्स एराडिकेटर के तुरंत बाद ड्रीम स्टार कला आए। इस बार सम्राट नाइटवल हमले को झेल नहीं पाए और एक मायावी दुनिया में खींचे चले गए। बेतहाशा भागती काली धुंध अचानक नाटकीय रूप से धीमी पड़ गई और धुंध धीरे धीरे घनीभूत होने लगी। स्पष्ट रूप से सम्राट नाइटवल का मन भ्रम में बह गया था। अपने अजेय रूप को नियंत्रित किए बिना वह धीरे धीरे छटने लगा। मर जाओ। अब तक निंग पहले ही पकड़ चुका था और उसने बिल्कुल भी दया नहीं दिखाई और अपनी सभी 6 उत्तरी धनुष तलवारों से घातक प्रहार किया। ओमेगा तलवार दाव, स्वर्ग तोड़ने वाला, हॉट स्वॉर्ड, रुख 12, स्वॉर्ड टाइड। निंग की हर तलवार सचमुच शक्ति की एक ज्वार भाटा सी लग रही थी, मानो कोई फटता हुआ ज्वालामुखी हो। काली धुंध में उसके वार गूंज रहे थे और ठीक इसी जानलेवा खतरनाक पल में सम्राट नाइटवल के मजबूत दाव हृदय ने आखिरकार उसे भ्रम से मुक्त होने की अनुमति दे दी। क्या हो रहा है? जिस क्षण वह भ्रम से मुक्त हुआ और अपने मन की स्पष्टता वापस पा ली, सम्राट नाइटवल ने 6 भयानक तलवार सुनामी को अपनी ओर आते देखा। सम्राट नाइटवल को तुरंत निराशा हुई और उनका अजेय रूप भयानक हमले के कारण बिखरने लगा। होश में आने से पहले ही वे अपने अजेय रूप का कुल 30% खो चुके थे। अब उन्हें होश आ गया था, ये सच है, लेकिन बचाव के लिए उन्होंने बहुत कोशिश की, लेकिन उन्हें एहसास हुआ कि वे इस घातक हमले का विरोध करने में पूरी तरह असमर्थ हैं। सम्राट, आपने मुझसे झूठ बोला। आपने कहा था कि वह आपसे थोड़ा कमजोर है, वह आपसे कहीं ज्यादा शक्तिशाली है। मेरा अजेय रूप भी उसके प्रहारों को सहन नहीं कर सकता। वह निश्चित रूप से एक सर्वोच्च आर्कॉन के स्तर का है। सबसे अधिक संभावना है कि दाव गठबंधन के केवल 2 नेता ही उसके बराबर हों। सम्राट नाइटवल निराश हो गए। वह इस प्रकार की तलवारबाजी से बचाव करने में पूरी तरह असमर्थ थे और उनका अजेय रूप उनकी आक्रमण शक्ति को पर्याप्त रूप से कम नहीं कर पा रहा था। यह उनकी सहन शक्ति से परे था। ये बिल्कुल वैसा ही था जैसे नाइनडस्ट का अजेय रूप उसे आर्कन सिल्क्सनो के केवल 10 या उससे ज्यादा प्रहारों से ही बचा पाता, उसके बाद नाइनडस्ट नष्ट हो जाता। सम्राट नाइटवल का अजेय रूप नाइनडस्ट के रूप से थोड़ा बेहतर था, लेकिन निंग ने जो 6 प्रहार अभी अभी किए थे वे बेहद भयानक थे। सम्राट नाइटवल उनका बिल्कुल भी विरोध नहीं कर पा रहे थे। फुश। ये सब वर्णन करने में समय लगा, लेकिन वास्तव में निंग ने अविश्वसनीय गति से प्रहार किया। 6 तलवार तुसनामी ने काली धुंध को चीरते हुए उसे पूरी तरह से नष्ट कर दिया। सम्राट नाइटवल मौत के सामने संघर्ष करते रहे, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। उनका पूरी तरह से सफाया हो गया। सम्राट नाइटवल, एक महान दानव जो अनगिनत वर्षों तक जीवित रहा था, जी निंग के हाथों यूं ही मर गया। निंग द्वारा ब्रह्मांड के सामने अपनी असली प्रतिभा प्रकट करने के बाद वह अपनी जान गंवाने वाला पहला व्यक्ति बन गया। तलवारें पूरी तरह साफ और बेदाग म्यान में वापस चली गईं। सब कुछ फिर से शांत हो गया और सब कुछ गायब हो गया। पीछे सिर्फ सफेद वस्त्र पहने निंग ही बचा था। क्या चल रहा है? तलवार की रोशनी का वह विशाल संसार आखिर क्या था? फ्लाइडस्ट स्टार पर सुरंग के निकास द्वार पर नजर रखने वाले डाउलॉर्ड्स ने आकाश में उस महायुद्ध को देखने के लिए अपने सिर ऊपर उठाए थे। उन्होंने निंग को शून्य में सम्राट नाइटवल से टकराते और फिर युद्ध शुरू होते देखा था। युद्ध में वास्तव में क्या हुआ था, यह वे स्पष्ट रूप से नहीं देख पा रहे थे। उन्होंने केवल विशाल यिन यान अराजकता लोक से उत्पन्न तलवार की रोशनी की अनगिनत धारियां देखीं। थोड़ी देर बाद तलवार की रोशनी वाली दुनिया गायब हो गई और सम्राट नाइटवल भी उसके साथ गायब हो गए। सिर्फ सफेद वस्त्र पहने निंग ही बचा था। जाने का समय हो गया है। निंग स्पेस टाइम को चीरता हुआ चला गया। सम्राट नाइटवल कहाँ है? मैंने कुछ सेकंड पहले ही सम्राट नाइटवल को देखा था। वह अचानक गायब क्यों हो गए? क्या सम्राट नाइटवल को हराया जा सकता था? हाँ, यही होगा। वह शायद हार गया था और जानता था कि वह डार्कनॉर्थ को नहीं हरा सकता, इसलिए वह तुरंत भाग गया। फ्लाइडस्ट स्टार के डाउलॉर्ड्स का यही मानना था। उनमें से किसी ने भी यह मानने की हिम्मत नहीं की कि सम्राट नाइटवल मारा गया है। सम्राट नाइटवल तो बहुत लंबे समय से जीवित थे। उनके जैसे बूढ़े को मारना बहुत मुश्किल होता। ज्यादा संभावना यही थी कि केवल कुछ ही लोग जो वास्तव में अनंत प्रदेशों में सत्ता के शिखर पर थे, उन्हें ही उसे मारने का मौका मिला था। हालांकि सच तो ये है कि निंग पहले से ही अनंत प्रदेशों में सत्ता के शिखर पर था। वह पहले से ही दाव गठबंधन के दोनों नेताओं के बराबर था। सिल्क्सनो के पवित्र शहर के अंदर एक महल में यहाँ एक मेज के चारों ओर 4 आकृतियां बैठी थीं। ये सम्राट सिल्क्सनो और उनके द्वारा इस मिशन पर भेजे गए 3 सम्राटों के अवतार थे। उनके अवतार यहाँ इसलिए इकट्ठे किए गए थे ताकि वे तुरंत एक दूसरे से संवाद कर सकें। भाई नाइटवल, आपको बस उसे कुछ समय के लिए बांधना है। आर्कन सिल्क्सनो का अवतार काफी शांत और सहज था। हाँ, आराम से। सम्राट नाइटवल का अवतार भी हंसा। कुछ ही पल बाद सम्राट नाइटवल का चेहरा पीला पड़ गया। क्या हुआ? आर्कन सिल्क्सनो और अन्य लोग चौंक गए। वह सम्राट नाइटवल के अवतार ने बोलना शुरू किया, लेकिन फिर उसकी आंखें धुंधली और दूर हो गईं और वह स्तब्ध अवस्था में पहुंच गया। स्पष्ट रूप से वह अभी अभी निंग स्वप्नधूल के भ्रम में फंसा था। कुछ क्षण बाद सम्राट नाइटवल की मानसिक स्पष्टता वापस आ गई। उसके चेहरे पर भय और घृणा के भाव उभर आए। उसने आर्कन सिल्क्सनो पर एक जहरीली नजर डाली और गुर्राया, तुमने झूठ बोला। लेकिन उसके शब्द पूरे होने से पहले ही उसका आभामंडल पूरी तरह से लुप्त हो गया।
असली शरीर की मृत्यु के साथ ही अवतार की भी मृत्यु हो गई। सम्राट नाइटवेल का अवतार एक ओर झुक गया और अपनी कुर्सी से जमीन पर गिर पड़ा। इससे आर्कन सिल्क्सनो और बाकी दोनों सम्राट पीले पड़ गए। वह मर गया। आर्कन सिल्क्सनो स्तब्ध रह गया। ये कैसे संभव है? सम्राट नाइटवेल की मृत्यु कैसे हुई होगी? बाकी दोनों सम्राट भी पीले पड़ गए थे। सम्राट नाइटवेल बहुत लंबे समय से जीवित थे। वे कई साल पहले ही सम्राट बन चुके थे जब आर्कन सिल्क्सनो ने अपना दांव मज करने का प्रयास किया था। उनके जैसे बूढ़े व्यक्ति में निश्चित रूप से कई शक्तिशाली जीवन रक्षक क्षमताएं थीं, लेकिन उनकी मृत्यु बस यूं ही एक दाव लॉर्ड के हाथों। आर्कन सिल्क्सनो के चेहरे पर एक भद्दा भाव था। कुछ पल चुप रहने के बाद उसने कहा, भाई नाइटवेल क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गया था। शायद वह किसी भ्रम में पड़ गया था। ज्यादा संभावना है कि होश में आने के बाद जी निंग द्वारा उसे मार डालने से पहले उसे अपना अजेय रूप धारण करने का पर्याप्त समय नहीं मिला होगा। सहमत? बाकी दोनों सम्राटों ने सिर हिलाया। उनमें से किसी को भी यकीन नहीं हो रहा था कि सम्राट नाइटवेल अपने अजेय रूप के सक्रिय रहते हुए मारे जाएंगे। इसके अलावा उन्होंने खुद देखा कि सम्राट नाइटवेल सचमुच एक भ्रम में पड़ गए थे। चाहे जो भी हो, नतीजा ये हुआ कि सम्राट नाइटवेल की मौत हो गई। लाल वस्त्र पहने, लाल बालों वाली महिला ने धीरे से कहा। उसके शब्दों के जवाब में एकदम सन्नाटा छा गया। सच, उसकी मृत्यु हो गई थी। महान सम्राट नाइटवेल की मृत्यु भी ऐसे ही हुई थी, एक दाव लॉर्ड के हाथों। क्या उसके भ्रम वाकई इतने ही प्रबल हैं? आर्कन सिल्क्सनो ने धीरे से बुदबुदाया। पिछली बार जब हम लड़े थे तो उसे इतना प्रबल नहीं होना चाहिए था। क्या वह इससे भी ज्यादा गहन भ्रम तकनीक खोज सकता था? उदाहरण के लिए दाव लॉर्ड फेदरड्रेस सोल्थ्रोल मेलोडी सम्राट नाइटवेल को प्रभावित करने में सक्षम होती। निंग के भ्रम असल में इतने गहरे नहीं थे, लेकिन उसका हृदय लोक कहीं ज्यादा ऊंचे स्तर पर पहुंच गया था और इसलिए उसके भ्रम पहले से कहीं ज्यादा शक्तिशाली हो गए थे। मैं अभी फ्लाइडेस्ट स्टार की ओर जा रहा हूँ। आर्कन सिल्क्सनो की तैलीय हरी आंखें तेज चमक से चमक उठीं। मैं उसे भागने नहीं दूंगा। फुश! आर्कन सिल्क्सनो इतना क्रोधित हुआ कि उसने तुरंत अपने क्षतिग्रस्त क्षेत्र का उपयोग किया तथा सीधे फ्लाइडेस्ट स्टार की ओर उड़ गया। कहाँ? वह कहाँ है? दुबले पतले बर्फीले वस्त्र पहने बूढ़े की सफेद भौहें फड़क उठीं, जैसे वह अपनी तैलीय हरी आंखों से आसपास के शून्य को देख रहा हो। दाव लॉर्ड डार्कनॉर्थ कहाँ है? मैं उसे महसूस क्यों नहीं कर पा रहा हूँ? क्या वह भाग गया? तुमने सम्राट नाइटवेल को मार डाला। मैं तुम्हें किसी भी तरह भागने नहीं दूंगा। आर्कन सिल्क्सनो गुस्से से जल रहा था, लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि सम्राट नाइटवेल को मारने के बाद निंग तुरंत पूरी गति से सिल्क्सनो के पवित्र शहर की ओर उड़ चला था। पुस्तक 36, अध्याय 10, सिल्क्सनो शहर पर उतरना। सिल्क्सनो का पवित्र शहर एक अत्यंत सुंदर स्थान था। कितना सुंदर! दो दाव लॉर्ड साथ साथ उड़ रहे थे और दूर से सिल्क्सनो सिटी को घूर रहे थे। पूरा पवित्र शहर अनगिनत महलों और संपदाओं से बना था जो एक दूसरे से जुड़े हुए थे और हर एक बादल के ऊपर बना था। ये सचमुच बेहद खूबसूरत था। इसके अलावा सिल्क्सनो सिटी अनगिनत बर्फ के टुकड़ों से हमेशा ढका रहता था, जो इसे एक प्राचीन और पवित्र रूप प्रदान करता था। बड़े भाई आयनशो, क्या आपने नहीं कहा था कि सिल्क्सनो सिटी 8 पवित्र नगरों में से एक है और इसका शासन रक्तपिपासु सिल्क्सनो फाइंड पैलेस के हाथ में है? सिल्क्सनो फाइंड पैलेस के सभी अनुयायी अत्यंत दुष्ट और राक्षसी स्वभाव के हैं। ये सभी महापापी हैं। क्या ये सचमुच संभव है कि ये राक्षस इस सुंदर पवित्र नगर के स्वामी हों? बैंगनी वस्त्र पहने युवा डावलॉर्ड ने मन ही मन कहा। हा, दिखावे से कुछ भी नहीं आंका जा सकता। हृष्ट पुष्ट और भारी कवचधारी डावलॉर्ड आयनशो ने मन ही मन हंसते हुए कहा, सिल्क्सनो फेंट पैलेस वाकई एक बेहद दुष्ट संप्रदाय है, लेकिन फिर भी यह उनका घर है। दाव गठबंधन के 8 पवित्र नगरों में से एक। स्वाभाविक रूप से उन्हें इसकी अच्छी देखभाल करनी होगी। बर्फ को देखो, हवा में तैरती हुई यह बहुत सुंदर लग रही है ना? लेकिन साधकों के बीच एक किंवदंती है कि सिल्क्सनो शहर में बहते हुए हर एक बर्फ के कण अनगिनत मारे गए लोगों के खून से बने हैं। बैंगनी वस्त्र पहने युवक ने आसमान में तैरती खूबसूरत बर्फ पर नजर डाली। जब उसने सोचा कि ये बर्फ अनगिनत रक्त से कैसे बनी है, तो उसका चेहरा थोड़ा पीला पड़ गया। वायलेट फ्लेम, तुम एक नई डावलॉर्ड हो। ये किसी पवित्र नगरी की तुम्हारी पहली यात्रा है। डावलॉर्ड आयनशो दूर से इशारा करते हुए आगे की ओर उड़ता रहा। मैं तुम्हें पवित्र नगरी के कुछ नियम समझाऊंगा। वहाँ उन महलों को देखो। जब भी तुम उन अवरोधों से घिरे क्षेत्र में हो, चाहे तुम कितने भी शक्तिशाली क्यों न हो, हिंसा और युद्ध वर्जित है। अगर तुम किसी पर हमला करते हो तो इसका मतलब है कि तुम दाव गठबंधन के अधिकार को चुनौती दे रहे हो और सिल्क्सनो फाइंड पैलेस के अधिकार को भी चुनौती दे रहे हो। इस पवित्र नगरी के शासक होने के नाते वे कानून तोड़ने वालों का वध करने के लिए बड़ी संख्या में प्रमुख शक्तियां भेजेंगे। बैंगनी वस्त्रधारी युवक ने ये सुनकर जल्दी से सिर हिलाया। इस प्रकार पवित्र नगर पूरी तरह सुरक्षित हैं। कई डावलॉर्ड्स ने उनमें निवास स्थापित कर लिया है और एकांत साधना में लीन हैं, क्योंकि शाश्वत सम्राट भी नियमों को तोड़ने की हिम्मत नहीं कर सकते। डावलॉर्ड आयनशो ने कहा। समझ गया। युवक ने फिर सिर हिलाया। नियम तोड़ो, सिल्क्सनो फाइंड पैलेस को चुनौती दो, दाव गठबंधन को भड़काओ। उसके जैसा नया डावलॉर्ड ऐसी कल्पना भी कैसे कर सकता है? महलों के चारों ओर की बाधाओं के बाहर सब कुछ खुला खेल है, डावलॉर्ड आयनशो ने कहा। इसलिए हमें सावधान रहना होगा। मैं बस तुम्हारा पीछा करता रहूंगा, बड़े भाई आयनशो, बैंगनी वस्त्रधारी डावलॉर्ड ने कहा।
फिर उसने उत्सुकता से पूछा, क्या कभी कोई बड़ी शक्तियां किसी पवित्र शहर में लड़ाई शुरू करके उसके नियम तोड़ चुकी हैं? तीनों दिग्गज हेगेमॉन्स ऐसा करने की हिम्मत जरूर करेंगे, दाओ लॉर्ड आयनशो ने कहा। और दाओ गठबंधन में भी अंदरूनी संघर्ष हैं। दाओ गठबंधन वाकई बहुत विशाल है, इसलिए इसके सबसे शक्तिशाली सदस्य संगठनों के बीच भी काफी संघर्ष होता है। आर्कॉन सिल्क्सनो अपने कई कत्लेआम और हत्याओं के लिए मशहूर है और दाओ गठबंधन के कई सम्राट उसके हाथों मारे गए हैं। इसी कत्लेआम और हत्या ने उसे उसकी वर्तमान स्थिति और इस पवित्र शहर पर शासन करने का अधिकार दिया। उसने इसका नाम भी अपने नाम पर, सिल्क्सनो सिटी, रख दिया। 8 पवित्र नगरों का इतिहास बहुत लंबा था। समय समय पर उनके शासक बदलते रहते थे। उदाहरण के लिए आर्कन सिल्क्सनो के अपने दाऊमज में सफल होने से पहले इस नगर पर एक अलग संगठन का शासन था और उसका नाम भी अलग था। आर्कन सिल्क्सनो के सत्ता में आने के बाद कई महान पापी उसके पीछे हो लिए, जिससे उसका अपना एक शक्तिशाली संगठन बन गया। परिणामस्वरूप वह इस पवित्र नगर पर नियंत्रण करने में सक्षम हो गया। बड़े भाई आयनशो, देखो, जल्दी करो। बैंगनी वस्त्र पहने युवक का चेहरा पीला पड़ गया और उसने दूर की ओर इशारा किया। हैरान, दाओ लॉर्ड आयनशो ने उसकी निगाहों का पीछा किया। उन्होंने दूर से देखा कि अंतरिक्ष में एक स्याह काला धब्बा दिखाई दिया। पीठ पर काला आवरण लिए एक श्वेत वस्त्रधारी युवक उस स्थानिक धब्बा से निकला। युवक दूर तक देखता रहा, अपनी निगाहों से उस क्षेत्र को देखता रहा। जैसे ही उसने ऐसा किया, उस क्षेत्र पर एक भयानक शक्ति और उपस्थिति का उभार छा गया। यह एक विशाल हृदयलोक का प्रक्षेपण था और ये तुरंत ही सिल्क्सनो के पूरे पवित्र शहर पर टूट पड़ा। लेकिन बैंगनी वस्त्रधारी युवक और दाओ लॉर्ड आयनशो दोनों का चेहरा पीला पड़ गया। जब उन्होंने अपने आसपास हृदयलोक के प्रक्षेपण को देखा तो उन्हें अपनी आत्मा की गहराइयों से एक भय का एहसास हुआ। हृदयलोक प्रक्षेपण की शक्ति अभी पूरी तरह से प्रकट नहीं हुई थी, फिर भी यह उनमें भय पैदा करने के लिए पर्याप्त थी। अगर यह प्रकट हो जाती तो वे जानते थे कि वे तुरंत नष्ट हो जाएंगे। उनकी समझ सही थी। जी नेम का हृदयलोक प्रक्षेपण इतना प्रबल हो गया था कि उसके आगे शाश्वत सम्राट भी फीके पड़ जाते। दाओ लॉर्ड्स की तो बात ही क्या। कौन पवित्र शहर को दबाने की हिम्मत कौन करता है? सिल्क्सनो फाइंड पैलेस, हमें चुनौती देने की हिम्मत किसमें है? फाइंड पैलेस सिल्क्सनो शहर के एक खास कोने में स्थित था और जैसे ही विभिन्न आकृतियां वहां से उड़ने लगीं, जबरदस्त शक्ति की आभाएं तुरंत आसमान में फैल गईं। नेता आर्कन सिल्क्सनो का अवतार था। उसके पीछे अन्य सम्राट थे। कुछ सम्राट यहाँ साक्षात उपस्थित थे, कुछ के अवतार भी मौजूद थे। कुल मिलाकर 20 से ज्यादा सम्राटों का एक विस्मयकारी समूह एकत्रित हुआ था। यह एक भयानक समूह था। रेशमी बर्फ, सफेद वस्त्र पहने युवक ने ठंडे स्वर में पुकारा। उसकी आवाज से आकाश और पृथ्वी दोनों हिल गए। क्या चल रहा है? यह क्या है? इतने सारे सम्राट क्यों प्रकट हुए हैं? अपने निजी निवास में एकांत ध्यान में लीन अनेक दाओ लॉर्ड्स, विभिन्न सेवक, दाओ लॉर्ड्स और कुछ सार्वजनिक महलों में मौजूद कमजोर विश्व स्तरीय साधक भी प्रकट हुए। वे सभी स्तब्ध और उत्सुक होकर अपने सिर ऊपर उठाकर देखने लगे कि दूर क्या हो रहा है। संभवतः ये कुछ ऐसा था जो वे फिर कभी नहीं देख पाएंगे। एक सफेद वस्त्रधारी युवक आर्कन सिल्क्सनो के नेतृत्व में 20 से ज्यादा शाश्वत सम्राटों से मुकाबला कर रहा था। दोनों पक्ष दूर से एक दूसरे को देख रहे थे। बड़े भाई आयनशो, क्या तुमने अभी नहीं कहा था कि यह जगह बहुत सुरक्षित है, कि केवल 3 हेगेमॉन और दाओ गठबंधन के सबसे कुलीन संगठन ही सिल्क्सनो फाइंड पैलेस को चुनौती देने की हिम्मत कर सकते हैं? बैंगनी वस्त्र पहने युवक कुछ हतप्रभ था। बहुत कम लोग हैं जो उन्हें चुनौती देने की हिम्मत करते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि कोई है ही नहीं। दाओ लॉर्ड आयनशो भी थोड़ा हैरान था। उसने जल्दी से अपने भाई को वहां से खींच लिया और पास के एक महल में छिप गया जो बैरियर से सुरक्षित क्षेत्र में था। चलो अभी छिपते हैं। अगर हम उन जैसी बड़ी ताकतों के बीच लड़ाई में फंस गए तो हमारा अंत हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। बैंगनी वस्त्र पहने युवक ने बार बार सिर हिलाया, लेकिन उसकी आंखों में उत्साह का भाव था। अरे, क्या वह सफेद वस्त्र पहने युवक दाओ लॉर्ड डार्कनॉर्थ नहीं है? पास से एक आवाज आए। ये देखने वाले दूसरे दाओ लॉर्ड्स में से एक था। ओह, ठीक है। दाओ लॉर्ड आयनशो दूर से देखकर दंग और उलझन में पड़ गया। ये बिल्कुल वैसा ही दिखता है जैसा मैंने खरीदी गई खुफिया रिपोर्ट में देखा था। वह सफेद वस्त्रधारी युवक दाओ लॉर्ड डार्कनॉर्थ है। उसने सिल्क्सनो फाइंड पैलेस को चुनौती देने की हिम्मत कैसे की? दाओ लॉर्ड कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, वह पवित्र नगरों के आर्कॉन्स के बराबर भी नहीं है। ये तो बिल्कुल बेतुका है। बड़े भाई आयनशो, क्या वह आदमी सचमुच दाओ लॉर्ड डार्कनॉर्थ है? बैंगनी वस्त्रधारी युवक ने उत्सुकता से पूछा। उसके रूप रंग से तो ऐसा ही लग रहा है, लेकिन दाओ लॉर्ड डार्कनॉर्थ का पूरे सिल्क्सनो फाइंड पैलेस को चुनौती देना कोई मायने नहीं रखता। दाओ लॉर्ड आयनशो हैरान था। मुझे सच में यकीन नहीं हो रहा कि वह वाकई दाओ लॉर्ड डार्कनॉर्थ है भी या नहीं। लेकिन ठीक उसी पल, डार्कनॉर्थ, तुम सचमुच आत्मघाती हो। अनंत सम्राटों के उस दूरस्थ समूह के नेता आर्कन सिल्क्सनो ने एक तेज आवाज में कहा जो दुनिया भर में गूंज उठी। सिल्क्सनो शहर के सभी अनगिनत हैरान साधकों को तुरंत एहसास हो गया कि सफेद वस्त्र पहने वह युवक वास्तव में प्रसिद्ध दाओ लॉर्ड डार्कनॉर्थ था। वह अविश्वसनीय है। एक दाओ लॉर्ड वास्तव में सिल्क्सनो फाइंड पैलेस को इतने प्रभावशाली तरीके से चुनौती देने की हिम्मत कैसे कर सकता है? वे उन 8 संगठनों में से एक हैं जो पवित्र शहरों पर शासन करते हैं। दाओ लॉर्ड डार्कनॉर्थ, वह बिल्कुल अविश्वसनीय है। कितना साहसी आदमी है। अगर वह हार भी जाता है तो भी मैं उसके लिए केवल प्रशंसा ही महसूस करूंगा। अनगिनत साधकों ने सदमे और विस्मय से आह भरी और उनमें से कई ने स्वाभाविक रूप से निंद का पक्ष लिया।
ऐसा इसलिए था क्योंकि चाहे वे कितना भी प्रशिक्षण ले लें, उनके लिए शाश्वत सम्राट बनना लगभग असंभव कार्य था। वे अधिक से अधिक चौथे चरण के डाउनलॉर्ड बन सकते थे और इसलिए वे बेहद उत्साहित थे कि उनके जैसा एक डाउनलॉर्ड सिल्क स्नो फाइंड पैलेस को चुनौती देने का साहस करेगा। इस विचार से ही उनकी रगों में अपार खुशी दौड़ गई। हाँ, हम डाउनलॉर्ड्स कमजोर हो सकते हैं, लेकिन हम में से सबसे ताकतवर डाउनलॉर्ड्स पवित्र नगरों के 8 शासकों में से किसी एक को भी चुनौती देने की हिम्मत रखते हैं। अनगिनत साधक जो ये सब देख रहे थे, मानसिक रूप से निंग का समर्थन कर रहे थे। हालांकि उन सभी का मानना था कि डाउनलॉर्ड ड्राकनॉर्थ के जीतने की कोई संभावना नहीं है, यहाँ तक कि उसके बचने की संभावना भी बेहद कम होगी। निंग यहाँ तक पूरी गति से पहुंचा था। दाव के बारे में अपनी गहरी समझ के कारण वह स्पेस टाइम में और भी ज्यादा दूरियां पार करने में सक्षम था। अंततः वह सिल्क स्नो के पवित्र शहर में पहुंच गया और उसने बिना किसी हिचकिचाहट के तुरंत अपना हृदयलोक प्रक्षेपण प्रकट कर दिया। वह तुरंत अपनी शक्ति का प्रदर्शन करना चाहता था। देखते ही देखते अनंत सम्राटों की एक पूरी सेना उड़कर बाहर आ गई। उसने कुल 26 सम्राट गिने। हालांकि निंग को आभास हो गया था कि उनमें से ज्यादातर तो बस अवतार थे। यहाँ तक कि नेता आर्कन सिल्क स्नो भी बस एक अवतार था। सिल्क स्नो, निंग ने पुकारा। अनंत सम्राटों के उस भयानक दूर समूह के सामने आकाश में खड़े उनके नेता आर्कन सिल्क स्नो खड़े थे। हालांकि सिल्क स्नो अविश्वास से स्तब्ध था। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि निंग उस पर हमला करने उसके मुख्यालय में आया है। क्या वह आदमी आत्मघाती था? कुछ क्षण बाद आर्कन हंसा। ड्राकनॉर्थ, तुम सचमुच आत्मघाती हो। अगर तुम्हें लगता है कि तुम मुझे मार सकते हो तो आओ और कोशिश करो। निंग ने अपनी नजर अनंत सम्राटों के समूह पर घुमाई। उनमें से हर एक अपनी आभा को जोर से फैला रहा था। निंग मुस्कुराया। क्या तुम सब एक साथ आने की योजना बना रहे हो? ये भी ठीक है। तुम सभी 26 सम्राटों को एक साथ हराना मेरे लिए मजेदार होगा।